बहुत मशहूर कहावत है कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसको अच्छा भी बनाता है और बुरा भी बनाता है। आज हम जिस चीज के हवाले से बात कर रहे हैं वो बड़ी शाइस्तगी के साथ, बड़ी आसानी के साथ, बड़े आराम के साथ मेरी और आपकी जिंदगी में शामिल हुई और उसके बाद सिर्फ शामिल नहीं हुई, हमें डिपेंडेंट बनाती चली गई। लेकिन जब हम आज का अपना बच्चा देखते हैं या अपने टीनेजर्स देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि वो डिपेंडेंसी अब कहीं ना कहीं एडिक्शन की फॉर्म ले रही है। जब हम नशे की बात करते हैं तो पहला तस्वुर जो जहन में आता है वो या तो अल्कोहल का होता है या चर्च का होता है। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि जो डिवाइस मेरे और आपके हाथ में है, जो स्क्रीन हम यूज करते हैं, ये भी हमें एडिक्ट बना सकती है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरवत नसीम शाह। ये सीईओ और फाउंडर हैं खुद ही पाकिस्तान की, और उसके अलावा इन्होंने एक बहुत अच्छी और मौसर किताब लिखी है स्मार्ट पेरेंटिंग पर, और उसी के बारे में हमसे आज शेयर भी करेंगे। जी सरवत, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि खुद ही इदारा जो है या खुद ही पाकिस्तान जो है वो क्या है? जी, खुद ही मेरा एक ख्वाब है, आप समझें। मैंने जब ये किताब लिखी थी उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ था कि साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं हमारे बच्चों की और हमारे इवन पेरेंट्स की, इसके ऊपर कोई खातिर खा काम नहीं हुआ और लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। सिर्फ फिज़िकल लाइफ के ऊपर फोकस होता है, बॉडी के ऊपर फोकस होता है, और इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल आपकी नीड्स हैं, जो स्पिरिचुअल नीड्स हैं, वो सब जो है कहीं ना कहीं दब जाती हैं और लोग होलिस्टिकली डेवलप नहीं हो रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल आते हैं। और इवन जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी लाइफ में भी जो ट्रॉमास होते हैं उनका रीज़न यही होता है कि उनकी कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से अपनी लाइफ को कोप नहीं कर पा रहे। कोई एक दो एरियाज़ में वो आगे बढ़ गए हैं और कुछ एरियाज़ में कहीं दे आर स्टक बिहाइंड। तो वहाँ पे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने कई कोर्सेज़ भी किए, सीखा बहुत कुछ। तो खुद ही जो है इट्स अ प्रिवेंटिव मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ वेंचर, और इसमें हम पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट दोनों पे काम करते हैं। राइट। जब हम मेंटल हेल्थ की, इमोशनल हेल्थ की बात करें तो सरवत आजकल आज के दौर में मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ऑब्जर्वेशन से बताऊं, जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमारी सोशल लाइफ को या इमोशनल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है वो ये गैजेट है जो हमारे हाथ में है, मेरे आपके सबके हाथ में है। सो इसकी जो हम डीप रूटेड एक कॉज देखते हैं वो आपको कहाँ नज़र आता है? आपको क्या लगता है कि कहाँ से ये स्क्रीन यूजेज जो है वो एडिक्शन की तरफ चला जाता है? देखिए, टेक्नोलॉजी की वैसे बहुत एडवांटेजेस हैं। जिस तरह से दुनिया चेंज हो रही है, जिस तरह से डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है, इसके बहुत हज़ारों फ़ायदे हैं। आप देखें, हम आज घड़ी भी नहीं पहनी हुई है हमने किसी ने, क्योंकि हमारे फ़ोन में घड़ी मौजूद है। कैलेंडर घरों में नहीं है क्योंकि कैलेंडर अब फ़ोन के अंदर आ गया है। तो लाइफ बहुत ईजी भी हो गई है, आसान हो गई है, बहुत हैंडी हो गई है। तो टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मेडिकल साइंस में देखें आप कितने फ़ायदे हैं, और हमारे अपने जब हमारे अपनों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है और हम देखते हैं टेक्नोलॉजी से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो हम कितना शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह मैंने इंसान को ये एक तौफीक दी कि वो इस तरह से नई नई रिसर्चेस करके और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करके ये सारी चीज़ें कर सके। कोविड के दौरान आपने देखा कि जो वीडियो कॉल थी उसके थ्रू लोगों की जॉब्स प्रिजर्व हुई, लोगों की अपने प्यारों के साथ ताल्लुकात, जो लोग बीमार हुए उन सबको मेडिकल हेल्प मिल सकी। टेली मेडिसिन बूम्ड इन दैट एरिया। तो आप समझिए कि वो ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसके बेनिफिट्स हैं। तो हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते, इसको अपनी लाइफ से निकाल भी नहीं सकते, इसको छोड़ भी नहीं सकते। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि किसी भी चीज़ की, जैसे कि आपने कहा, उसका इस्तेमाल, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझना, उसकी लिमिट कहाँ आ रही है, उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारी लाइफ में कोविड के बाद स्क्रीन इस कदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, जो जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम 2 घंटे था वो 8 घंटे 10 घंटे हो गया, क्योंकि उनका स्कूल, उनका होमवर्क, उनकी रिसर्च, एवरीथिंग केम ऑन द ऑनलाइन। और फिर बच्चे जो पार्क जाते थे वो टाइम भी यहीं आ गया। जिनके पेरेंट्स बीमार हुए उनका बेबी सिटर भी फ़ोन बन गया। तो फ़ोन, आईपैड, ऑल द स्क्रीन्स इन द हाउस, दे बिकेम आप हम टोटली डिपेंडेंट हो गए उनके ऊपर। और आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है फिर जिसने स्क्रीन में ऐप्स बनानी थी, जिसने उसके अंदर सॉफ्टवेयर बनाने थे, उसने भी फिर आपको सारी चीज़ें उसके अंदर लाके देना शुरू कर दी। तो आपका बाहर आपने समझे जो डिस्ट्रप्शन हुई है, मूवीज़, ड्रामाज, एवरीथिंग इज़ देयर। तो जब आप एक चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो एडिक्शन इज़ इनएविटेबल। सरवत, आपने अपनी अभी बात में कहा कि बच्चों में स्क्रीन का यूजेज बढ़ गया, तो ठीक है, एक तो वो समझ में आया कि कोविड का टाइम था तो बच्चे एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो उसमें हम टॉडलर्स को भी डिफाइन करेंगे, देन टीनेजर्स को भी करेंगे। आइडियली या साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली अगर हम रिसर्च बेस्ड बात करें तो कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए बच्चों का? देखिए, जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक इशू है, सबसे पहले हम छोटे बच्चों से शुरू करते हैं। 0 to 18 मंथ्स में जो रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम है दैट इज़ 0।
0 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स, तो बच्चों को तो हमें स्क्रीन से एक्सपोज करना ही नहीं है, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो कोई एजुकेशनल कंटेंट ही क्यों ना हो। आपने एजुकेशन ह्यूमन इंटरेक्शन से देनी है। हाँ। क्योंकि अगर डेवलपमेंटल नीड्स के हिसाब से एक बच्चे को देखा जाए तो जो ये 0 to 18 मंथ्स का टाइम होता है, इस वक्त उसकी स्पीच डेवलप हो रही है, उसके सारे वाइटल ऑर्गन सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं। बाहर आके भी आप देखें तो वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, उनका सेंस बना रहा है। आपने देखिए बच्चा जो बात करना सीखता है वो किसी भी आपको किसी किताब से पढ़ाने की या किसी वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने इन्वायरमेंट से लैंग्वेज सीखता है बाय रेप्लिकेशन। ये एक ह्यूमंस जैसे जो उनको अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि एनिमल्स के नॉट टॉक एंड ह्यूमंस कैन टॉक। वो अपनी ऑब्जर्वेशन से ये सारी लैंग्वेज सीख लेते हैं, किस मौके पे क्या चीज़ बोलनी है वो भी सीख लेते हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। उस बच्चे को सिखाया नहीं जा रहा कि ये इसम है, ये ज़मीर है, ये एडजेक्टिव है, बेटा आप ये इस तरह से बोलिएगा। वो सब कुछ खुद से सीख लेता है। इवन टोन्स, गुस्से में कौन सी बात बोलनी है, किस टोन में कौन सी बात और वो बोलनी है, समझ भी जाता है कि अगर आप गुस्से में समझ कुछ भी कह जाता रहे है। हैं। बिल्कुल, तो हमारे एक्शंस, हमारी बातें, ये सब चीज़ें बच्चा समझ रहा होता है। तो उसको ये रिच एनवायरनमेंट, वोकैबुलरी रिच एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस रिच एनवायरनमेंट देना हमारा काम है कि पेरेंट उससे बात करे। और जो भी सारे जो एनवायरनमेंट है वो रिच हो इन सारी चीज़ों में, कि आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, इवन गुस्सा कर रहे हो, तो वो आपका एक कंप्लीट एनवायरनमेंट बच्चे को एक्सपोज होना चाहिए उससे। इसके अलावा आप ये देखें, खाने के वक्त, जब बच्चे को खाने के वक्त फ़ोन दे दिया जाता है, ये एक सेकंड इशू है। हाँ। कि खाना जब जिस वक्त बच्चा खा रहा है उसके माउथ मसल्स उस टाइम पे सारे यूज़ हो रहे हैं, बच्चे के दांत निकलने का वही फेज़ होता है। तो आप जब बच्चे को एक फ़ोन के सामने ज़ॉम्बी बना के बिठा देंगे कि आप इसको देखते रहें, और पर्पस ये होता है कि आप ये ना देखें कि मैं आपके मुंह में क्या डाल रही हूँ, राइट। हालांकि हमें बच्चे को ये दिखाना है कि आप कॉन्शियस ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग करेंगे। आपको पता होगा जब हम टेस्ट, आप देखें बच्चे को जब वीनिंग होती है तो हम अलग अलग फूड हर थोड़े दिन बाद देते हैं ताकि उसको वो टेस्ट उसका डेवलप हो। लेकिन फ़ोन क्या करता है कि बच्चे को माइंडलेस कर देता है, आप उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको खिला देते हैं खाना, सिर्फ उसका पेट भरना पर्पज़ नहीं है। तो जाहिर है फिर उसकी जब वो बड़ा होता है तो वो उसको वो जो उसके अंदर खाने के लिए या खाने के से रिलेटेड या टेस्ट से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं होती। दूसरा, उसके माउथ मसल्स उस तरह डेवलप ही नहीं होते। आपने मैश फूड खिलाया, बच्चे ने निगल लिया, तो उस स्पीच डिलेज आते हैं, बहुत सारे और इश्यूज इसकी वजह से। लेकिन जो माँ ये कहती हैं कि अगर हम नहीं स्क्रीन देते तो बच्चा खाता नहीं है। अच्छा देखिए, जब स्क्रीन नहीं थी तभी तो बच्चे खाते थे ना, तो कोई ना कोई तरीका तो होता है बच्चे को खिलाने का। engage आप करने जो का। आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, आपने जो उसको ऑल्टरनेट चीज़ देनी है, वो स्क्रीन के अलावा भी हो सकती है। अब जो बच्चे स्क्रीन के साथ अभी खा रहे हैं, लोग कहते हैं अब क्या किया जाए कि वो तो अब उनको आदत हो गई है, तो मैं कहती हूँ आप इसको कम कीजिए। पहले आप स्क्रीन से हटा के साउंड कर दीजिए, यानी वीडियो हटा दीजिए, उसके बाद कोई ऐसा टॉय कर दीजिए। आप देखें, पहले लोगों के पास रैटल होते थे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें, वो जहाज़ आया और बच्चे को खाना खिला दिया, बहुत सी तरीके होते थे और ये क्रिएटिव तरीके होते थे। इससे भी बच्चे क्रिएटिविटी सीखते हैं। तो आप एक स्टोरी सुना रहे होते हैं, उसमें एक अच्छा सा बच्चा होता है और वो फिर उसके बाद मज़े का खाना आता है और बच्चा मुंह खोलता है और उसको खाना मिल जाता है, तो वो बच्चा भी मुंह खोल देता है और वो खाना खा लेता है। तो बहुत सारे और तरीके हैं। हमने भी बचपन में खाना खाया था, देयर वाज नो स्क्रीन इन आवर एनवायरनमेंट। और मैं तो अपने बच्चों का भी कहती हूँ, मैंने अपने बच्चों के सामने कभी स्क्रीन नहीं रखी, पर्पसली और अनपर्पसली नहीं, बस उस वक्त नहीं था ये ट्रेंड, और वो उन्होंने भी खाना खाया और वो बड़े हुए। अच्छा, एक चीज़ आपने भी कहा कि उस वक्त ये ट्रेंड नहीं था, तो कहीं ना कहीं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मुझे खुद भी लगता है कि जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो ये एक ट्रेंड भी है कि हमने बड़ा इजीली जो है ना वो गिवन भी कर दिया। क्योंकि अगर मैंने इर्द गिर्द देखा कि बच्चे को स्क्रीन के साथ खिला सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक ईजी एक्सेस है। जैसे आपने कहा कि जी बेबी सिटर भी बहुत सारे घरों में मोबाइल फ़ोन बन गया, बिकॉज यू नो कि द मोमेंट यू विल गिव द मोबाइल फ़ोन, बच्चा रोना तकलीफ सब छोड़कर वो देखना शुरू कर देगा और उसको कोई मसला नहीं होगा। 18 मंथ्स के बाद सरवत फिर वो स्क्रीन टाइम अगर इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो वो कितना टाइम हो सकता है? अच्छा, उसके बाद भी ना आप 30 मिनट्स मैक्सिमम स्क्रीन टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हम जैसे बात करें, अगर आप एक कोई डिवाइस के ऊपर स्क्रीन, आप देखें जैसे टीवी टाइम होता है, हम भी टीवी देख के बड़े हुए हैं, जैसे टीवी को इडियट बॉक्स कहा जाता था, क्योंकि ये एक अगर आप बच्चे को अभी भी टीवी के सामने बिठा दें तो क्या होता है, इट इज़ अ पैसिव एक्सपीरियंस। बच्चा टीवी देख रहा है, टीवी में जो भी बात आ रही है वो उसका जवाब नहीं दे सकता,
वो उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो उसको कुछ कह नहीं सकता, सब पैसिव एक्सपीरियंस जिसमें आपका दिमाग यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उसको एक फैमिली एक्टिविटी बना लें कि हम सब बैठ के एक ड्रामा देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, इट विल बिकम फैमिली टाइम, इट विल बिकम बॉन्डिंग टाइम। अगर हम उस टीवी से, उस कैरेक्टर से बात नहीं कर सकते, तो क्या होगा, अगर वो कोई गलती करेगा तो वी कैन मेक फन ऑफ इट। अगर हम कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं तो हम खुद जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस वहाँ पे हम आपस में शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो फैमिली टाइम बन जाता है और उसका जो डैमेज होता है वो कंट्रोल हो जाता है anyway। तो इसलिए जो स्क्रीन हमारे हाथ में है, स्मार्टफोन स्पेशली, और टीवी, इसका भी थोड़ा सा डिफरेंस है। और आप जो भी चीज़ इंट्रोड्यूस करें ना, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देख के करें, कि बच्चे को अनअटेंडेड फ़ोन दे देना और बाकी स्क्रीन्स घर के अंदर होना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अच्छा, ये तो दो, इस आपकी बात से दो पहलू निकलते हैं कि एक तो हमने टॉडलर की बात की, ठीक है, अगर आपने उसको अनअटेंडेड फ़ोन दे भी दिया तो आपको पता है कि वो यूट्यूब किड्स या यूट्यूब तक जाएगा। समहाउ आप उसको लॉक कर सकते हैं, आप सर्टेन कंटेंट जो होता है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ये आपके पास है, इतना कंट्रोल है। लेकिन जब हम टीन्स की बात कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में ऐसी हैं जिसके ऊपर डिस्क्लेमर होता है, मतलब उस पर लिखा हुआ होता है कि दिस इज़ नॉट फॉर अंडर 18, बट स्टिल अगर मैं और आप अपनी सराउंडिंग में देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हार्डली 8, 10, 11 साल के हैं और उसके पास इंडिपेंडेंटली अपना मोबाइल फ़ोन है। तो और फिर स्क्रीन यूजेज तो वो बहुत ही बाद में आ जाती है, वो एक अलग ही बहस हो जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, और अगर है तो उसका कितना कंट्रोल उस बच्चे के पास होना चाहिए और कितना पेरेंट्स के पास होना चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें आप समझे कि ये बहुत लंबी डिबेट है। इसको हम शुरू इस तरह करते हैं कि सबसे पहले कि स्क्रीन जो हमारे मोबाइल फ़ोन की सूरत में है वो बच्चे के पास होनी चाहिए या नहीं। अब देखिए, कोविड के बाद मैंने आपको जैसे बताया, होमवर्क, असाइनमेंट, एवरीथिंग इसका वो कन्वीनियंट भी हो गया, टीचर के लिए भी बड़ा आसान हो गया। नो होमवर्क डायरी, अब बच्चों की होमवर्क डायरी नहीं होती, जो गूगल क्लासरूम है उसके ऊपर चीज़ें आ रही होती हैं। तो अब बच्चे, छोटे बच्चों को भी उसकी ज़रूरत नहीं है, दे डोंट राइट देयर होमवर्क्स। तो अब डिवाइस जो है वो नागुज़ीर हो गया। आपके ग्रेड 4 के बच्चों की बुक ऑनलाइन है, अब उनको ऑनलाइन बुक से पढ़ना है और अपना असाइनमेंट करना है, तो आप डिवाइस देना वो ज़रूरी हो गया एक तरह से, क्योंकि वो इस दुनिया के साथ चलने वाली बात, और उनको उससे एक्सपोज भी होना है, उसको सीखना भी है, आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी करनी है, आगे इन्वेंटर भी बनना है, तो वो हम सारी चीज़ें बच्चे को देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आ जाती है लिमिटेशंस की। हम कैसे इसको कंट्रोल कैसे करें। अब बच्चे आपको 11 बजे अगर कहते हैं कि जी मेरा एक होमवर्क बाकी है इसलिए मुझे फ़ोन चाहिए, तो फिर आप फ़ोन दे दें। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़, दो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि एक तो स्क्रीन एडिक्शन से हम थोड़ा सा हट के बात करते हैं, गेमिंग एडिक्शन। स्क्रीन, गेमिंग और सोशल मीडिया, दो चीज़ें, इनके मसाइल क्या होते हैं कि जो गेमिंग है और जो सोशल मीडिया है, दोनों चीज़ें आपको चीप डोपामिन देती हैं। जो एडिक्शन है वो डोपामीन से रिलेटेड है। देखिए, और भी बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स हैं दिमाग में, लेकिन एडिक्शन जो है वो आपकी डोपामीन प्रोडक्शन की वजह से हो रही है कि जब आप एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक आप एक ऐसा कोई कंटेंट देख रहे हैं जिसमें आपको सेल्फ रिवॉर्ड कॉन्स्टेंटली मिल रहा है, सेल्फ अचीवमेंट, तो आप सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, आप उसके अंदर खोते जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा प्लेजर की फीलिंग आ रही है, बहुत खुशी हो रही है, अब आप उस एनवायरनमेंट से निकलना नहीं चाहते। राइट, तो वो जो डिपेंडेंस हो गई ना उसके ऊपर, टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। अब आप जब पढ़ाई करते हैं तो वो आपको बोरिंग लगती है, रीडिंग आपको बोरिंग लगती है, जब आप कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप बोरिंग आपको लग रही है वो चीज़, तो दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शिफ्ट। तो सबसे पहले जब हम स्क्रीन गेमिंग से और जो सोशल मीडिया है उसमें भी लाइक्स का आप देखें जो कॉन्सेप्ट है पूरा, वो दैट इज़ अबाउट सेल्फ एग्रेंडाइजेशन, अपनी जो ईगो है उसको फुलफिल करने की बात होती है। तो जब आप, कोई बच्चा कोई चीज़ पोस्ट करता है उसके बाद वो वेट करता है कि कितने लोग इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, कितने कमेंट्स, तो लाइक्स आर सो इम्पोर्टेंट, कमेंट्स आर सो, और पॉजिटिव, उसमें ट्रोलिंग उतनी ज़्यादा, अगर कोई नेगेटिव चीज़ आ जाए तो वो डिप्रेशन में भी चला जाएगा। तो इट इज़ सो, you're so dependent on it कि आपके इमोशंस उसके ऊपर, उससे अफेक्ट हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वो डिसफंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हमें करना क्या है कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे होगी? जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको कोई क्यों छोड़ेगा? बच्चा क्यों चाहेगा कि वो आपका लेक्चर सुनने आ जाए या आपके साथ कोई इस्लामी तालीमात का वीडियो देखने आ जाए? वो बोरिंग लगेंगी वो चीज़ें, क्योंकि उनका जो बताने का अंदाज है उसमें वो रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है जो गेम के अंदर है। आप देखिए, जब मैं बच्चों को एक कोर्स कराने गई तो वहाँ पे ऐप डेवलपमेंट का कोर्स था, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने क्या कह रहे हैं, हम आपके बच्चे को एडिक्टिव ऐप्स बनाना सिखाएंगे। सो दैट इज़ हाउ यू सेल इट, कि वो आप जब खोल लें तो आप उसको बंद ना कर पाएँ, राइट? तो उसका कॉन्सेप्ट ही है ये, आपके डोपामाइन को इफेक्ट करना। तो अब अगर आप बच्चे को उससे हटाना है तो आपको इक्वली, जैसे एडिक्शन का कहते हैं ना, एडिक्शन की थेरेपी यही होती है कि आप नेगेटिव एडिक्शन से बच्चे को
पॉजिटिव एडिक्शन पे पहले लेकर आते हैं, पहले दिन सब कुछ बंद नहीं कर देते, एक तो ग्रेजुअल डिक्रीज होता है और पॉजिटिव एडिक्शन पे फिर हम आते हैं। तो आपको जो टीन एज है ना उसमें चाहिए आपको थ्रिल, एडवेंचर चाहिए बच्चे को, तो आपको उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, उसकी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के मुताबिक उसको एडवेंचर देना होगा, प्रोवाइड करना होगा। उसके लिए हो सकता है आपको गो कार्टिंग के लिए जाना पड़े, हो सकता है आप उसको क्लाइंबिंग के लिए ले जाना पड़े, लेकिन अब पेरेंट्स को ना जो एक वो इजी वो मिल गया है, अब कोविड के बाद से हम सब थोड़े से अपने कंफर्ट जोन में चले गए कि बच्चा स्क्रीन पे होता है, तो आप यकीन करें आप घर से बाहर भी चले जाएं वापस आए वो वही बैठा हुआ आपको उसको मिलेगा। पता ही नहीं चलेगा। जी, इट हैज़ बिकम सो प्रिडिक्टिव कि वो वहीं बैठा हुआ होगा, ना वो दरवाज़ा खोलेगा ना कोई शरारत करेगा, यू नो कि वो उसी स्क्रीन के सामने आपको बैठा हुआ मिलेगा 2 घंटे के बाद। सो द थिंग इज़ कि अब वो थोड़ा सा पेन वापस लेना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारी वापस अदा करनी होगी और बच्चों को उन जगहों पे ले जाना होगा, वहाँ साइन अप कराना होगा, फुटबॉल खिलानी होगी, जिसका जो शौक है उस बच्चे के शौक को भी एक्सप्लोर करना होगा और फिर उसको वो एडवेंचर प्रोवाइड करना होगा जिससे उसको वो सेंस ऑफ एडवेंचर मिल सके जो उसको उस डिवाइस से मिल रहा है। अच्छा सरवत, मुझे एक बात बताएं, मैं अपने इर्द गिर्द जब बड़े बच्चे देखती हूँ 18-20 साल 15 साल के बच्चे, तो मुझे इतना मतलब ये इस पे हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि उसमें अगर माँ कह रही है ना बेटा तुम जाओ बाहर साइकिल चला कर आओ, तुम बाहर पार्क से खेल कर आओ, तो वो इस शर्त पर जाता है कि मैं जब वापस आऊँगा तो ये गेम आधा घंटा और खेलूंगा। तो हमारे लिए मतलब अगर हम अपनी उसकी 80s की जनरेशन की बात करें, अर्ली 90s की बात करें, तो हमारे लिए बाहर जाना एक रिवॉर्ड होता था कि हमने 1 घंटा पार्क में खेल कर आएंगे। अब इन बच्चों को अगर आप बाहर भी भेज रहे हैं तो रिवॉर्ड ये है कि वापस आओगे तो 15 मिनट 20 मिनट में तुम्हें खेलने दूंगी, मैं तुम्हें अनइंटरप्टेड गेम खेलने दूंगी, कुछ कहूंगी नहीं या सोशल मीडिया यूजेज करने दूंगी। इस चीज़ को कैसे एड्रेस करें? क्योंकि हमने तो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ थी या जैसे आपने कहा कि बुक्स पढ़ना, हमने तो उनको बड़ा बोरिंग कर दिया ना, तो वो तो अब इंटरेस्ट की चीज़ ही नहीं रही। तो वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सारी एंटरटेनमेंट्स बन गई हैं, तो इसको कैसे एड्रेस करें? जी, मैं आपको अपना ना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें बताती हूँ। मेरे बच्चों का आप यकीन करें कि ये तो एक बाहर जाना एक चैलेंज है, बाहर बच्चों को भेजना, और वो भी वो एक ट्रेड होता है उसके बाद। लेकिन ट्रैवलिंग इवन आप यकीन करें, आई वाज गोइंग टू थर और मैंने कहा ओवरनाइट है, यू नो कम ओवर, हमारी फैमिली पिकनिक हो जाएगी। आप यकीन करें माय चिल्ड्रन फ्लैटली रिफ्यूज्ड कि हमें नहीं जाना, आप चली जाएं। फिर मैं हमें क्यों बोर कर रही हैं साथ? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं उनको साथ लेकर गई, उसमें भी वही ना कॉन्स्टेंटली, अच्छा फिर हम अभी गेम खेलेंगे, इतना लंबा रास्ता है, हम बोर हो रहे हैं, हम थक रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो कॉन्स्टेंटली अपने फ़ोन पे भी थे फिर तो। लेकिन आपको पता है जो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। अब वो ओवरनाइट चीज़ें देखी, मोर देखे, डेजर्ट देखा, बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली। अब जब वापस आए ना, अब यकीन करें जितने चैप्टर्स में डेजर्ट के बारे में आया, दे हैड समथिंग टू टॉक अबाउट टू द टीचर। जितने उनके ऐसे आए उन्होंने उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका जिक्र किया। फिर जैसे जो एक इवन ट्रैवलिंग इटसेल्फ इज़ एन एक्सपीरियंस, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ ऐड हुई। तो थोड़ी सी ये एफर्ट जो है ना, ये मेहनत हमें करनी होगी। और उनकी वो, क्योंकि इस वक्त ना बच्चे लॉजिकल हैं, आपको लॉजिकल रीजनिंग देनी पड़ेगी। जैसे अगर हम अपने बच्चों से ये कहते हैं कि क्योंकि मैंने कह दिया इसलिए अब आप फ़ोन रख दें, तो वो अब वो नहीं मानेंगे। वो हम अपनी जनरेशन की बात करते हैं, बस अम्मी ने मना कर दिया तो वो चीज़ अब नहीं की जाएगी। अब दुनिया ऐसी नहीं है, बच्चे दे आर वेरी सेल्फ अवेयर और ये एक अच्छी बात है। You have to convince them. जी, दे हैव अ पर्सनालिटी, उनके पास एक उनको रीजनिंग चाहिए होती है, उनको लॉजिक चाहिए होती है। तो व्हेन यू टेल देम व्हाट डोपामाइन इज डूइंग टू देयर ब्रेन्स, हाउ इट्स मेसिंग अप विद देयर लाइव्स, तो उनको फिर समझ आएगा कि हाउ आई एम बिकमिंग अ स्लेव। जैसे मैं जो कहती हूँ इंटेलेक्चुअल स्लेवरी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने पहले वर्ड इंट्रोड्यूस कराया, फिर आपने उसकी एग्जाम्पल उन्हीं की लाइफ से दी कि देखो आपके साथ क्या हो रहा है, यू आर अनएबल टू लीव इट, यू आर पिकिंग इट अप यू नो अनकॉन्शियसली अगेन एंड अगेन। आपको कोई वो दे दी गई कि अब टाइम लिमिट है बट यू आर नॉट एबल टू एडहियर टू इट, तो वो सब चीज़ें साइन दे रही होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उनको ये सब सारी इन्फॉर्मेशन लॉजिक के साथ दे सकते हैं। क्योंकि जब टीनेज आती है ना, जब एक एज आती है बच्चे की, जब वो पेरेंट को समझता है कि मुझे ज़्यादा पता है, इनको तो पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। तो वहाँ पे यू नीड टू बी दैट सेज, और आप वहाँ पे अपनी लॉजिक्स, अपने आर्ग्यूमेंट, यू नो, यू हैव टू अपग्रेड एंड अपस्किल योरसेल्फ। आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें कि ये सब कुछ कैसे होता है, क्यों होता है, और बच्चे को उससे ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे कि फिर वो कन्विंस हो और फिर वो आपकी बात माने। सो वी कैन फेयरली से कि हमें बच्चों को, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो चाहे सोशल मीडिया हो, उसके अगेंस्ट हेट्रेड बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। जी, आई फील बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ये एक सेंस डेवलप करने की ज़रूरत है कि आप कितना यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे उसके हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इनफैक्ट जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, ये भी इट्स अ फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, और इसी तरह से हमारी आवाज़ या बातें लोगों तक जाती हैं।
लेकिन मुझे जो एक ज़ाती तौर पे महसूस होता है, अभी आपने रिसेंटली शायद सुना भी हो, सरगोदा में एक वाक़या हुआ था कि 13 साल के बच्चे ने अपने 11 साल के दोस्त को जो है वो फायर करके मार दिया, कि इस वजह से व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर बहस हुई थी कि उसने कोई वीडियो ऐसी लगाई जो उस लड़के ने कहा कि भी तुम हटा दो, उन्होंने हटाई नहीं और ये उनके घर गए और उनका एक्सेस जो वो असले तक भी था और उन्होंने गोली मारी और उस बच्चे को, 11 साल के बच्चे को मार दिया। सो ये जो, और ये एक वाक़या है, मैं आपको इस वीक के बहुत सारे वाक़यात उठा कर दिखा दूँ जिसकी रूट्स हमें सोशल मीडिया यूजेज में मिलती हैं। सो ये जो एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया है सोसाइटी में, इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? अच्छा देखिए, इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो ये कि गन की अवेलेबिलिटी और इस तरह के किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी एक अलग एक टॉपिक हो जाता है कि अगर बच्चों की लड़ाई हो जाए किसी भी टॉपिक पे, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो बैट बॉल खेलते हुए हो, चाहे किसी और चीज़ पे हो, लड़ाई इज़ इनएविटेबल। बच्चे इस तरह ही सीखेंगे, तो हमें उनको उस टाइम पे स्टेप इन करके सिखाना है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। मैं कहती हूँ हर चीज़ ना, इट्स एवरी क्राइसिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, इट कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। तो अब हमें उसमें क्या करना है, हमें अपना क्या रोल प्ले करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, एक तो ये है कि बच्चे ज़ाहिर है वो इतने टेक savvy हो चुके हैं कि कई दफ़ा वो जो चीज़ें कर रहे होते हैं पेरेंट को पता भी नहीं होता और उसके इल्स का भी नहीं पता होता कि ये कितना नुकसानदेह हो सकता है, वो ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ हो रहा हो सकता है या बुलिंग के लिए यूज़ हो रहा हो सकता है। पेरेंट सोचता भी नहीं है कि ऐसा हो रहा होगा। तो अब जब कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो अब हमारे, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब हम सोच सकते हैं कि क्या करना ज़रूरी है। तो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ ये मीडिया भी सिखाना ज़रूरी है। आप देखिए, वैसे भी हमारा टीवी होता है, उसके ऊपर 100 चैनल्स होते हैं, तो हम हर चैनल नहीं देखते। हम बच्चे को बताते हैं ना कि ये चैनल देखें, ये नहीं देखें, ये आपके लिए जो अप्रोप्रिएट है ये नहीं है। उसके बाद हमें कहीं ना कहीं बच्चे के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है। जब उसके पास रिमोट आएगा, अब उसके पास चॉइस है। स्पेशली यहाँ पे जो आपने पहले भी बात की, तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ से खास तौर से रोक रहे होते हैं ना, विदाउट गिविंग एनी लॉजिकल रीजन टू इट, तो और ज़्यादा टेम्पटेशन होती है। ये आपने देखे, पान थूकना मना है, उसके नीचे पान थूके हुए होते हैं। तो ह्यूमन नेचर है कि वो अपना ना सेंस ऑफ एडवेंचर उनको वहीं जाके मिलता है। तो जो चीज़ लोगों को मना की जाती है, स्पेशली जो ग्रोइंग एज होती है इसमें, वो जो चीज़ मना की जा रही है वही करने का दिल चाहता है, और जब उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होता या आप उससे बच के निकल जाते हैं तो आपको एक माचो मैन फीलिंग होती है। तो वो जो है बच्चा भी उसी तरह कर रहा होता है। तो अब ये जो जाहिर है, जब डिसफंक्शन की तरफ जाए और लाइफ इज़ लॉस्ट और इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि क्राइम तक पहुंच जाए, तो सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हमें बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है। और बच्चे का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि अब हम समझते हैं जो 8 साल का बच्चा है ना, वो बहुत मासूम है, छोटा है, उसको क्या पता, उसको कुछ भी नहीं पता, वो फ़ोन से क्या गलत काम कर लेगा, वो कैसे मैनिपुलेट कर लेगा किसी चीज़ को, वो गन अगर रखी हुई भी है तो वो कैसे उठा लेगा। द थिंग इज़ 8 इज़ द न्यू टीन। मैं कई सालों से ये चीज़ कह रही हूँ कि 8 इज़ द न्यू टीन। अब आप 13 का वेट ना करें। जो उस फिजियोलॉजिकल चेंजेस बच्चों के अंदर आते थे 13 के टाइम पे, 14 के टाइम पे, जो साइकोलॉजिकल चेंजेस उस वक्त आते थे, दे आर ऑल कमिंग एट 8, 9, 10 राइट नाउ। तो ये अब पहले तो मैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन से कहती थी, क्लाइंटेल की ऑब्जर्वेशन से कहती थी, लेकिन अब अभी मैंने रिसेंटली एक गायनेकोलॉजिस्ट की वीडियो देखी जिसमें कि बच्चियों की जो पीरियड्स की एज है, दैट हैज़ बीन रिड्यूस टू 8 years। तो अगर आप के ज़माने में 12-13 पे पीरियड्स आते थे और अब 8 में आ रहे हैं, तो दैट इज़ अ प्रूफ के फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए ह्यूमन बींग्स में, बच्चों की ये एज पीछे आ रही है। तो अब आप 8 years में बच्चे को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे जो आप पहले 13-14 में प्रिपेयर करते थे। और जो प्रॉब्लम्स पहले आपने देखा होगा कि बच्चे सेकेंडरी स्कूल में आ गए, बच्चे हाई स्कूल में आ गए, तो उनका नेचर चेंज हो गया, वो अग्रेसिव हो गए, उनका बिहेवियर, उनकी सारी चीज़ें चेंज हुई, तो ज़ाहिर है अब वो सारे चैलेंजेस और वो बिहेवियर्स भी नीचे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्राइमरी स्कूल की टीचर क्या उसके लिए रेडी है? क्या पेरेंट उसके लिए रेडी है? तो यहाँ पे बच्चा हमें नहीं बताएगा, हमारी ऑब्जर्वेशन हमें बताएगी कि हमें इन सारी चीज़ों के लिए रेडी होना अब ज़रूरी है। अभी आपने एक बात कही कि हमें बच्चे को ना सोशल मीडिया का यूजेज सिखाना है। मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि जिनके बच्चे सोशल मीडिया पर है, बच्ची दोनों, लेकिन वालिदैन को ना तो सोशल मीडिया का यूजेज पता है और ना ही ये पता है कि बच्चा सोशल मीडिया पर कर क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर उनको पता है तो ये पता है कि ठीक है, ये सोशल मीडिया पे कुछ कंटेंट बनाता है और उससे इसकी अर्निंग आ रही है, और वो अर्निंग लिटरली $millions में आ रही है। सो वो जो एक, अगर हम अपनी बात करते हैं, जैसे भी आप कह रही थी, तो हम पढ़ाई करते थे, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, उसके बाद आपने जॉब की। हमारा जो लाइफ साइकिल है वो इसी तरह से हमारे जहन में था ना। फिर हमने उस मेहनत के बाद और मेहनत करके नौकरी ढूंढी और फिर हम नौकरी कर रहे।
अच्छा, उस नौकरी से भी हम आज के दिन में भी वो अमाउंट नहीं अर्न कर रहे सर्वर, जो कोई आज का 13, 14, 15 साल या 16 साल का लड़का या लड़की अपनी 30 सेकंड की या 1 मिनट की वीडियो से करता है। बिल्कुल। सो जस्ट टेल मी कि हाउ कैन वी मोटिवेट देम। मैं अभी पिछले हफ्ते ही शादी पर एक बच्ची से मिली, वो उन्होंने MBBS पूरा कर लिया और अब वो हाउस जॉब कर रही है। तो वो लड़की मुझे बता रही थी कि उसको उस हाउस जॉब के 25,000 मिल रहे हैं, और जहाँ वो अस्पताल है और जहाँ उनका घर है उसमें 45 मिनट का फ़र्क है। सो नॉट जस्ट इमेजिन कि मुझे लगता है 25 से ज़्यादा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस आ रहा होगा। तो ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पर आप इतनी मेहनत के बाद इतना पैसा लगा के आप डॉक्टर बनने, हमारे तो सबसे प्रेस्टिजियस डिग्री डॉक्टर की है ना, आप बन गए, उसके बाद आपका ये हाल है। फिर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एक लड़की है या लड़का है, उनसे भी छोटी उम्र का है, वो एक वीडियो बनाता है, वो वायरल भी हो जाती है, उसको फेम भी मिलता है। फिर सिर्फ ये फेम उसको सोशल मीडिया पे नहीं मिलता, उसको मेरे आपके जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में बुलाते हैं लेक्चर्स देने के लिए। तो आप मुझे बताएं कि वो जो बच्चा हमने कमरा जो है ना वो जमात के अंदर बिठाया हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं कि बेटा पढ़ो और बड़ा आदमी बनो, तो ये कोई तजाद नहीं है कॉल फेल का? जी बिल्कुल। तहरा आप जो कह रही है ना, इसमें मेरे अपने बेटे ने जब अब इसके बायोलॉजी में बड़े अच्छे नंबर आए और मैंने उसे कहा कि आप यू शुड कंटिन्यू दिस, तो उसने कहा कि इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ता है, और फिर उसने मालूमात भी की मेरे ख्याल में कि 5 साल की पढ़ाई और फिर हाउस जॉब और शायद कितने पैसे मिलते हैं पता किया होगा। तो देन यू नो ही टोल्ड मी कि इससे तो अच्छा मैं यूट्यूबर बन जाऊँ। तो दीज आर रियलिटीज ऑफ आवर होम्स, ये हमारे आसपास की सब चीजें। जी आई वाज एक्चुअली यू नो, देखिए बात ये होती है किसी चीज़ का भी ना सही गलत राइट रॉन्ग आंसर नहीं होता। जब एक कॉन्वर्जेशन शुरू हो गई तो उसको स्नब करने का कोई फायदा नहीं है। वी नीड टू यू नो जॉइन देम इन द कॉन्वर्जेशन। तो फिर मैंने उससे यही पूछा कि अगर आप बायोलॉजी में अच्छे हो तो यू कैन इवन यू नो बिकम अ यूट्यूबर एंड make videos about biology and science and spread that relevant content हो। तो फिर जाहिर है वो उसकी एज के हिसाब से उसने कहा नहीं मैं तो गेमिंग की चीज़ें बनाऊंगा और एनिमे की चीज़ें बनाऊंगा और अपनी खैर जो भी है। तो आप कॉन्वर्जेशन जब स्टार्ट कर देते हैं ना तो बच्चा आपको सेम पेज पे एटलीस्ट कंसिडर करता है। जब आप उसको स्नब कर देते हैं तो आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता। तो अब जैसे उसका फिर उसने भी मुझसे बात की, उसने मुझे कहा नहीं अच्छा डॉक्टर, फिर और उसने रीजंस दिए कि नहीं वो तो मैं नहीं बनना चाहता। मैंने कहा ठीक है ओके इट्स फाइन कि आप वो नहीं पढ़ना चाहते, बट आप फिर क्या पढ़ना चाहते हो? डू यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, डू यू वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, डू यू वांट टू जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो। तो फिर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ऐसे यू नो जस्ट नाम से डिस्कस किया सारी चीज़ें। तो ही सेड कि नहीं मैं तो बिजनेस ही करूँगा ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर आप अकाउंट्स ले सकते हैं, आप बिजनेस स्टडीज़ ले सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपकी फाउंडेशन बनाती हैं। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अकाउंटिंग मैथमेटिक्स ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, बिकॉज यू नो लेटर ऑन यू विल बी डीलिंग विद ऑल दीज थिंग्स। तो बच्चों की भी रीजनिंग बड़ी स्मार्ट होती है। वो कहते हैं कि आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज होते हैं, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया हुआ वो भी वो कोर्सेज करके चीज़ें करें। तो बात है कि आपको भी अपने दिमाग को अपने उसको खोल के रखना पड़ेगा कि वो बात सही कर रहे हैं। कि जिस बंदे को देखें, एडल्ट एजुकेशन भी तो एक चीज़ है ना, जिस बंदे ने कभी कुछ नहीं पढ़ा, जो किसी स्कूल नहीं गया। आजकल कितने लोग ये चीज़ प्रमोट कर रहे हैं कि डिग्री ना लीजिए और स्किल्स पे आ जाइए। तो बच्चे सुन रहे हैं ना उनकी बात, और स्किल्स से उनको पता चल रहा है कि हम अपने माँ बाप से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और अपने जो बहुत ज़्यादा लोग पढ़ लिख के 30s में जाके कमाना शुरू करते हैं उनसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो देयर इज़ अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इन दैट, ठीक है। लेकिन आपने अब बच्चों को अपने ये बताना है कि देखिए पैसा कमाना जो हमारी, ये मैं आपको बता रही थी ना कि होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारी फिजिकल, मैंने क्या कपड़े पहने हुए हैं, मैं क्या क्या अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरा गैजेट कौन सा है, मेरे पास कौन सी जी मेरी ब्रांडेड चीजें हैं या नहीं। तो जो अब मैं ब्रांडेड चीज अफोर्ड कर सकती हूँ तो आई एम सक्सेसफुल। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया बच्चे को? हमने ही दिया ना। तो जैसे अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो मेरा ज़्यादा अच्छा घर होगा, मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे मेरे पास ज़्यादा अच्छी गाड़ी होगी, फिर मेरे पास ड्राइवर भी होगा, फिर और चीज़ें ऐड होती जाएंगी। दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। तो जब हमने मनी की इंपॉर्टेंस को पूरा स्पेस दे दिया, 90% स्पेस दे दिया, और बाकी बल्कि 90 से थोड़ा कम कर ले, बाकी एकेडमिक्स को दे दिया कि ग्रेड्स और डिग्रीज और ये सारी चीज़ें कितनी होंगी। तो जब हमारा सारा पूरा फ्रेम उससे फिल हो गया तो बच्चे को बाकी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट लगेंगी? वैल्यूज़ या कम्युनिटी वर्क, इन सब चीज़ों की वैल्यू हमने कहाँ बताई बच्चे को? तो जो होलिस्टिक लाइफ होती है ना बच्चे की, उसमें बच्चे की फिजिकल वेलबींग, खाना पीना, उसकी फिटनेस, हेल्थ, ये सब इम्पॉर्टेंट है। जो उसकी मेंटल लाइफ है उसमें एजुकेशन इज़ वन पार्ट ऑफ दैट मेंटल लाइफ, उसके अलावा और भी बहुत कुछ है। फिर इमोशनल लाइफ है, उसको समझना, अपने आप को ग्रूम करना उसमें, वो भी बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल लाइफ है, सोशल लाइफ है, फाइनेंशियल लाइफ है। फाइनेंशियल लाइफ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर बीइंग। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल उसको डिसरिगार्ड करके बड़े हो जाएं। तो ये सारी चीज़ों को हमें बैलेंस में रखना था, जो कि हमने नहीं रखा।
इसकी वजह से बच्चे ने जिस चीज़ को देखा, पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे पेरेंट्स अगर ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करें जिनके पास बहुत पैसा है, उनकी एग्जांपल्स मुझे दिखा रहे हैं कि देखो ये बच्चा कितना ज़बरदस्त है, राइट। तो जब हर पूरी कम्युनिटी यही कर रही है तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि पेरेंट सिर्फ अपने पेरेंट्स से नहीं, बच्चे हर एडल्ट से लेता है इंस्पिरेशन, टीचर से भी लेता है, जो आपके आसपास के जो अगर जो रिपोर्टर है वो उस बच्चे का जाके इंटरव्यू ले रहा है या जो यूनिवर्सिटी है उसको इन्वाइट कर रही है तो उसके जैसा बनना चाहेगा ना। तो ये तो हम कर रहे हैं ना एज एडल्ट्स, हम ये क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं, तो बच्चा क्या गलत कर रहा है? बच्चा गलत नहीं कर रहा है, ये क्राइटेरिया हमें सेट करना है। वो कहेगा कि आपने मुझे हाथ पकड़ के पीछे कर दिया जमाने से, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ सेट करनी है। और ये क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि देयर इज़ नो ट्राइब। आप अपने घर में अलग तरह से सोचती हैं, आप कहती हैं मैं अपने बच्चे जैसे पालना चाहती हूँ मैं वैसे पालूंगी, आप अपने घर में जो करना चाहती हैं आप वो करें। तो हम इतने डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं कि हमारी कोई नेशनल आइडियोलॉजी, कोई कम्युनिटी आइडियोलॉजी हमारी है ही नहीं। तो इस वजह से हमारे बच्चे भी दे आर वेवर्ड, उनको कोई डायरेक्शन लेस बड़े हो रहे हैं, उनको कौन से टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं। अब स्कूल्स की, पहले आप देखें जो स्कूल्स होते थे, आप लोगों को देख के बता सकते थे कि ये इस स्कूल या कॉलेज के पढ़े हुए होंगे, क्योंकि उनकी एक पर्सनालिटी, उनका पर्सोना, उनकी सोच वो उसको रिफ्लेक्ट करती थी। अब ऐसा नहीं होता, एक ही स्कूल से हर तरह की सोच के बच्चे बड़े निकल रहे हैं। अब अगर आप ड्रग्स के टॉपिक को देख लें, कुछ लोग प्रो ड्रग्स हैं। LGBT को देख लें, LGBTQ का जो इस वक्त इतना डायरेक्शन लेस है कि कोई आपके पास कोई एक होता है ना कि आपके पास एक लाइन हो, कोई डायरेक्शन हो और फिर उसके बाद कोई अग्री करे, कोई ना करे। सोसाइटी का एक सेट ऑफ रूल हो, लेट्स से जी, कोई मोरालिटी हो, कोई डिसिप्लिन हो, वो नहीं है। बिल्कुल आपको लगता है कि सोसाइटी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है जिसको हम फॉलो करें? जी। और इसकी भी वजह है क्योंकि देखिए हमारे यहाँ से जो मिडिल क्लास है वो ख़त्म होती जा रही है। या तो लोग नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं या ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और वो भी डायरेक्शन लेस कर रहे हैं। अचानक वही बात है कि किसी की यूट्यूब वीडियो हिट हो गई और उसके बाद वो मिलियनेयर बन गया, तो जाहिर है वो रेडी नहीं था वो स्लो ग्रेजुअल प्रोग्रेस के लिए। अचानक से पैसा आता है तो जिसको कहते हैं ना नौदौलतिया इंसान होता है, वो नहीं समझ पाता, हैंडल करना नहीं आता, फिर वो हर तरह के गलत डिसीजंस भी ले लेता है, बहुत से उससे गलत चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं। तो जो मिडिल क्लास होती है ना, दे आर द कस्टोडियंस ऑफ मोरालिटी इन एनी सोसाइटी। हर सोसाइटी में यही होता है कि मिडिल क्लास इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर रही होती है, पास ऑन कर रही होती है। जो एलिट्स होते हैं, जो बहुत वर्किंग क्लास होते हैं, वो सब अपनी अपनी चीज़ों में बिजी होते हैं और मिडिल क्लास इन सारी चीज़ों को आगे लेकर चल रही होती है। अब जब ये मिडिल क्लास नापैद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इधर उधर जाएगी, अब वो रोटी कपड़े मकान के बिल्कुल प्रॉब्लम्स में आ जाएगी, तो वो अपने बच्चों को क्या दे पाएगी, आगे पास ऑन कैसे करेगी चीज़? अच्छा, ये कितनी खतरे की बात है जो आप बात कर रही हैं कि एक तो ऑब्वियसली सोसाइटी की जो एक रूल्स होते हैं प्रॉपरली, वो होता है ना, कुछ चीज़ें कलेक्टिव प्रिंसिपल्स होती हैं सोसाइटी की, वो नहीं रहे। लेकिन जो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई, आपको उसको बरतना नहीं आता, ये सिर्फ आप खुद से नहीं कह रही, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है जो ये कहता है कि जो चीज़ आपको कभी हासिल नहीं हुई, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे इज़्ज़त हो, चाहे पैसा हो, चाहे गाड़ी हो, अगर वो आपके हाथ में दे दी जाएगी तो आपको उसका इस्तेमाल नहीं आता, आपको पहले सीखना पड़ेगा क्योंकि आपका उससे पहले कभी एक्सपोजर ही नहीं हुआ। सो यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खाइफ करती है जब मैं कंटेंट क्रिएटर्स को देखती हूँ, क्योंकि देयर इज़ नो कंटेंट, राइट। इट्स अ डेली लाइफ रूटीन जिसको वो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, उससे व्यूज़ आ रहे हैं। तो मुझे ये भी बड़ा खौफ आता है कि लेट्स से 5 साल बाद, क्योंकि जिस तरह से हमने ये सोशल मीडिया को चेंज होते देखा है, टेक्नोलॉजी को चेंज होते देखा है, लेट्स से 5 साल बाद कोई ऐसा टाइम आ जाए कि आपको वाकई कंटेंट लाना पड़े, आपको क्रिएटिव होना पड़े, आपको कोई अकल की बात करनी पड़े, तहजीब की बात करनी पड़े, तो ये लोग क्या करेंगे? वो जो हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, तो इनकी मेंटल हेल्थ पर भी तो इफेक्ट आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए ताहिरा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो ये कंटेंट बन रहा है, माइंडलेस कंटेंट या एवरीडे लाइफ कंटेंट, ये अब कैटेगरी हो गई है एक। दिस इज अ कैटेगरी कि मैं इस कैटेगरी का यूट्यूबर हूँ और मैं तो अपने पूरे फैमिली व्लॉगिंग, डेली लाइफ व्लॉगिंग, और हम सुबह से शाम तक ही करते रहते हैं। लेकिन वो क्यों करते हैं? आप देखें, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जब एक बंदा डेली व्लॉगिंग करता है, उसको मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं, तभी दूसरा बंदा मोटिवेट होता है कि ये ट्रेंडिंग चीज़ है, ये तो सब लोग देखते हैं, तो मैं भी यही काम करूं। तो जब हम बात है कि वो कौन देख रहा है, वो मैं, आप, हमारे बच्चे, हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारे ऑफिस के कॉलीग्स, यही लोग देख रहे हैं ना। वो लोग कहीं अलग जगह से तो नहीं आते। तो हमने क्या, इनका टाइम फिल नहीं हो रहा, इनके पास जो टाइम है वो उस टाइम में क्या कर रहे होते हैं? अगर आप किसी को पॉजिटिव एंटरटेनमेंट नहीं देंगे तो वो ऐसी ही एंटरटेनमेंट पे जाएगा। आप मुझे बताइए कि जो हमारा स्टाफ, यानी आजकल यहाँ पे लोगों की 20-25 हज़ार रुपये जिन लोगों की तनख्वाह है, उनके पास भी स्मार्टफोन है और उनके पास वाईफाई भी है
और वो कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड है अपने फ़ोन से, और वो ये सारी चीज़ें, लंबी लंबी वीडियोस, मूवीज़, हर चीज़ देख रहे हैं। तो कैसे उनको एक्सेस मिल रहा है? जब उनको ये चीज़ चाहिए, उनको बंडल्स पे डेटा पैकेजेस भी मिल रहे हैं। तो ये पूरा इट्स अ विशियस सर्कल जिससे हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ना। अब जो कंटेंट है वो जो देखें, वो उसके अंदर हर तरह का कंटेंट देख सकते हैं, उनकी चॉइस है। बट जो वो देखते हैं वो, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी के जो एक डार्क रियल वो लाइफ है ना, इश्यूज है ना, हाँ। इश्यूज, उनसे भागना है। आप देखिए सिनेमा की क्या वो होती है, सिनेमा लोग क्यों जाते हैं, और उसमें जो रोमांटिक वो एक हैप्पी एंडिंग होती है, वो क्यों देखना चाहते हैं? इसीलिए देखना चाहते हैं कि रियल लाइफ में उससे भाग के हमें चाहिए कोई ऐसी चीज़ जो फैंटेसी हो, जिसमें बिल्कुल आइडियल सिचुएशन हो, और आखिर में हीरो हीरोइन मिल गए और ऐसी कोई चीज़ हो जिंदगी गई, और आसान हो गई। बिल्कुल, और गोली चली लेकिन लगी नहीं, और वो सब कुछ हुआ, और जो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जिससे हमें एक बूस्ट मिलता है अंदर से, वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भूलने का। तो जब हम मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होंगे ना, स्पेशली मैं कहती हूँ जब ये मिड लाइफ क्राइसिस वाला टाइम आता है ना, तब तो आपको बाकी ज़िंदगी जैसे भी गुजर गई, ये 35-45 के बीच वाले जो 10 साल है ना, उसमें बहुत रिफ्लेक्शन करनी चाहिए और सोचना चाहिए। और इस टाइम पे हमारे मेंटोर्स की कमी होती है, हमें कोई मेंटोर नहीं मिलता। तो आप इंटरनेट पे मेंटोर भी ढूंढ सकते हैं। आप वही सारे कंटेंट, बट बहुत से लोग बहुत कंटेंट बना रहे हैं, अब वो ढूंढने की देर है। अब क्योंकि फैमिली साथ बैठ के नहीं देख रही ना उस चीज़ को, आप देखें अपने सर्वेंट्स के ऊपर आपका कितना बस चलता है, आपका ड्राइवर क्या कंटेंट देखेगा, क्या आप उसको बता सकती हैं? बट अगर लोग इस तरह करें कि कोई कम्युनिटी सेंस ऑफ Collectively, कम्युनिटी हो, लोग मस्जिद में मिला करें, या अगर कोई एक कम्युनिटी में से कोई एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि भाई मैं सबको बिठा के कोई अच्छी बात बता दूंगा, तो ये हम 5 साल का वेट करें, और वो जो डैमेज, क्योंकि जब वो डैमेज आ जाएगा तो वो इफेक्ट हमारी ही फैमिलीज को करेगा। मैं इसको ना कहती हूँ कि एक सोशल एनार्की आने के लिए हम उसका वेट कर रहे हैं। जो ये बच्चे हैं हमारे, हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन भी दे रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़, सारी चीज़ें दे रहे हैं। मेंटल हेल्थ पे अपने बच्चे की काम कर लेते हैं हम, कि उसको हम बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे दें। जो बाकी कम्युनिटी है उसको हम नहीं देख रहे। यूथ तो ओनरशिप सिर्फ नहीं हमारे लेते, घर में हाँ। तो नहीं है ना, यूथ उससे बहुत ज़्यादा यूथ बाहर है। अब जब उनको कुछ भी नहीं मिल रहा और ये वाले कॉन्टेंट्स मिल रहे हैं, वो देख रहे हैं किसी के घर में क्या है, किसकी लाइफ कैसी है, तो आप देखिए उनके अंदर एक रिजेंटमेंट पैदा हो रही है। और बच्चों के अंदर और यूथ में तो ये वाला एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है कंपैरिजन का। वो अपने आप को फ़ौरन दूसरे से कंपेयर करते हैं कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। फ़ोन, अगर कोई टिकटॉक भी बना रहे हैं, वो कहते हैं इसके पास अच्छे कैमरे वाला फ़ोन है, हाँ, मेरे दैट पास इज़ वाई नहीं ही इज़ अ मिलियनेयर। तो जब ये इस महरूमी, एहसास महरूमी के साथ बच्चे बड़े होते हैं ना, फिर किसी को गोली मार के उसका फ़ोन छीनना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। फिर ये जो सोशल हायरार्की जिस वक्त आ जाएगी, तो ये किसको इफेक्ट करेगी? अगर मेरे पास अच्छा फ़ोन है, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, तो छीनने के लिए किसके पास आएंगे वो? तो आप सिर्फ अपने बच्चे पे काम करके उसके बाद फिर एक डुअल नेशनैलिटी लेके चले जाएं और अपने बच्चे को भी यही सिखा दें, स्केप सिखा दें। तो ये काम, ये जो है, इस चीज़ से हमें थोड़ा इस बबल से निकलना होगा, और हमें ये देखना होगा कि बीइंग प्रोफेशनल्स, बीइंग अगर एक आपको अल्लाह मैंने कोई तौफीक दे दी, आपको कुछ समझ आ गई, आपने देख लिया कि स्क्रीन के आपको नज़र आ रहे हैं 10 साल बाद क्या डैमेजेस हो सकते हैं, तो इस वक्त यूथ का हाथ हमें पकड़ना है, अपने फेलो पेरेंट्स का हाथ हमें पकड़ना है। ये नहीं कहना कि बस मैंने तो देख लिया ना, मेरे बच्चे तो सॉर्टेड है ना। नहीं, मेरे बच्चे का फ्रेंड क्या कर रहा है वो भी हमें देखना है, मेरे फैमिली के बच्चे क्या कर रहे हैं वो भी हमें देखना है। उसकी अम्मी जॉब करती हैं तो उसको जज करना कि तुम क्यों नहीं उसको बैठ के घर में देखती, नहीं आप देख लें, आप भी तो उसके रिलेटिव हैं, कोई बात नहीं। सो ब्रिंग दैट सेंस ऑफ कम्युनिटी बैक। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम रिजेंटमेंट्स को ना अब छोड़ दें। बच्चे वो कहते हैं ना सबके सांझे होते हैं, तो इस फीलिंग को हमें वापस लेकर आना है कि अगर कोई किसी और का बच्चा कर रहा है ना, तो आप उसके मेंटोर बन जाएं जाके। ज़रूरी नहीं है कि उसकी शिकायत की जाए, उसको बताया जाए, फिर किसी को शेम किया जाए, किसी को गिल्ट ट्रिप पे भेजा जाए, उसको बदनाम करके आपको मज़ा आए। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये हमारे एडल्ट्स के प्रॉब्लम्स हैं जो कि अब बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो वो जो चीज़ है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, तो समवॉट आपके हिसाब से वो कॉन्सेप्ट दोबारा से प्रैक्टिस होने की ज़रूरत है। जी, और इसके लिए हमें सबको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम बड़े हो गए ना उस चीज़ के साथ, कंपैरिजंस के साथ, और जैसे मेरा तेरा करके, तो हमें उससे उठना होगा। उसके लिए हमें अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ को अपग्रेड करना है, क्योंकि हम सिर्फ एकेडमिक्स कि मेरा ग्रेड क्या आया था और मेरी फिजिकल बीइंग कैसी है, मैं किस जिम जाती हूँ, मैं कौन सा खाना खाती हूँ, कौन सी डाइट करती हूँ, इसके अलावा हमारी लाइफ जो है ख़त्म हो जाती है। हम 95% एनर्जी अपनी इस पे ज़ाया कर देते हैं, और 5% जो बचता है वो फिर ज़ाहिर है उससे कोई इम्पैक्टफुल काम नहीं हो पाता। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी लगती है हमारे समिति, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम टीन्स की बात करें, कि उनको डिस्ट्रैक्शन और एंटरटेनमेंट का फ़र्क नहीं पता। मुझे जी। बड़ा सीरियसली ये चीज़ लगती है, क्योंकि देखें अगर हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं या हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, तो उनको डिस्ट्रैक्शन का पता था।
फिर उनका टेम्परामेंट ऐसा था या उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि वो किताबें पढ़ते थे। जी। मेरे आपके टाइम में ये चीज़ आ गई कि हम किताबों से थोड़ी मुख्तसर किताबों पे आ गए, छोटी बुक्स पर आ गए, एंड देन फिर हम यूट्यूब की वीडियोस देखते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल कि हम एक बुक के ऊपर 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट की वीडियोस देखते थे। लेकिन अभी एक 5 साल के अंदर वो टाइम जो है वो 2 मिनट पर आया, 1 मिनट पर आया, और अब वो कुछ सेकंड्स पर आ गया। शुरू के 5-10 सेकंड में अगर ऑडियंस ने देख लिया तो देख लिया, वरना आप जितनी भी कीमती बात कर रहे हो, नोबडी इज इंटरेस्टेड। इसी तरह से वो बच्चा जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहा है, मैं बहुत दफ़ा अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, और आई एम सॉरी, बच्चों के अलावा भी मैं बुजुर्गों को भी देखती हूँ कि भाई वो बैठे में वो रील्स पे रील्स देखे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको नहीं अंदाजा हो रहा कि ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। जी बिल्कुल। राइट। सो उस पे भी थोड़ा सा, जैसे पहले भी बता रही थी, थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेन करते हैं कि हम कैसे ये जो है ना वो फाइन लाइन का जो फ़र्क है उसको कैसे समझेंगे, उसको कैसे अपनी रूटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे ना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोगों ने कम्युनिकेट करना छोड़ दिया है। बताते हुए मैं कह रही हूँ, जैसे एक मेंटोर लेवल होता है कि जैसे बड़ा होता है वो, अगर आप आमतौर पे कहते हैं ना कि पेरेंट्स जो बता रहे होते हैं कि हमने अपने तजुर्बे से सीखा, तो वो गलती कर चुके होते हैं। आपने एग्जाम्स के टाइम पे नहीं पढ़ा, आपके नंबर कम आ गए, अब आप आज अपने बच्चे को समझा रहे हैं तो आप इतने अथॉरिटी से बता रहे होते हैं कि वो बच्चा कहता है भाई मेरे, वो आप ज़बरदस्ती करवा लेते हैं, बट यू डोंट ऑथेंटिकली टेल देम कि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ एंड आई हैव फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। दैट इज़ द ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ पे हमें ना जो बच्चे को बताना है डिस्ट्रैक्शन कहाँ से शुरू हो गई आपकी, वो आपको ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग से बताना है, क्योंकि आजकल स्टोरी टेलिंग का ज़माना है, माइक्रो लर्निंग का ज़माना है। तो ये जो आप देखें, जो पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया ना इंटेलेक्चुअल स्लेवरी का, तो मैंने बच्चों को बोला, तो अब छोटे बच्चे के लिए, 8-9-10 साल के बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो उसको इनकम्पस तो नहीं कर पाएगा। तो इतनी ज़बरदस्त तस्वीरें उसके ऊपर होती हैं कि ह्यूमन इज चेन्ड विद अ स्क्रीन, या स्क्रीन के अंदर बार्स हैं और वो उसके पीछे फंसा हुआ है। तो जब आप इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं ना, तो जो बंदा वो उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है ना, आप देखें बच्चे की आपको डिग्री ऑफ एडिक्शन पता लग रही होती है। तो जब आप वो चीज़ दिखाते हैं ना, तो वो एसोसिएट कर सकता है कि आई एम इन द सेम सिचुएशन, मैं इतना ही ज़्यादा ट्रैप हो चुका हूँ इस चीज़ में, और मुझे भी यही वाली फीलिंग होती है बीइंग चेन्ड टू माई फ़ोन। मैं इससे अलग नहीं हो पाता, अलग होता हूँ तो मेरी, मतलब आपके फेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब चेंज हो जाती है, पता लग रहा होता है कि बच्चा क्या कर रहा है। स्ट्रेसफुल सी वो कंडीशन हो जाती है। बिल्कुल। फिर ये चीज़ कि जैसे आपका फ़ोन कोई और ना देख ले, तो ये वाली चीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या कंटेंट देख रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है, आपके अंदर क्यों नहीं है वो कॉन्फिडेंस कि एनीबॉडी कैन ओपन योर फ़ोन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कि आपको क्योंकि बच्चे अब एक्सपोज हैं हर चीज़ से, दुनिया भर का कंटेंट, कोरिया का कंटेंट, अफगानिस्तान का कंटेंट, अमेरिका का कंटेंट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। हर तरह का यूट्यूबर है, हर जगह के लॉज डिफरेंट हैं, हर चीज़ तो नहीं सेंसर होती ना। हमने अपना एक सेंसर बोर्ड बनाया, वो उस पर तो अप्लाई नहीं होता। तो हर तरह की बात हो रही है, हर तरह की कम्युनिकेशन हो रही है, हर तरह के लोग हैं, तो बच्चा सबको देख रहा है। अब आपने अगर कोई भी चीज़ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है, तो या तो आप उसके साथ बैठें, या आप उसको डिस्कस करें, या उसको उसकी लिमिटेशंस बताएं। तो अब देखिए, आप आजकल अगर ऐसे देखा जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जोक बड़ी आसानी से लोग कर लेते हैं। मतलब पहले मुंह से बोलना भी हमें थोड़ा अजीब लगता था, किसी और के बारे में बोलना। मंगेतर की बात, होने वाले शौहर की बात ही जो है वो बहुत मुश्किल से की जाती बिल्कुल, यानी कहना थोड़ा सा आपके मतलब आहिस्ता आहिस्ता जबान पे आती थी ये चीज़ें, तो अब बड़ी आसानी से ही कह दी जाती है। उस दिन मेरे बेटे ने कहा, मैं पता नहीं क्या बात हुई, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तो उसने बहुत ऑफेंस लिया, और फिर उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी क्यों गर्लफ्रेंड होगी? तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट रियली, कि लेकिन उसका कहीं से उसको कोई मेंटोर मिला होगा, या कहीं फ्रेंड्स में बात हुई होगी कोई। तो ये चीज़ें बस ये होती हैं कि आप अगर कम्युनिकेशन ओपन रखेंगे ना, तो आपको ये सब चीज़ें पता चलती रहेंगी। बच्चे इसके खुद उसकी ही कम्युनिकेशन से, कि उसका माइंड किधर जा रहा है और वो किस चीज़ को सब्सक्राइब कर रहा है, किस आइडिया को नहीं कर रहा है। फिर आप वहाँ पे अपना इनपुट दे सकेंगे, और वो भी इनपुट तब देंगे जब आपके पास खुद होगा कुछ उस पे कंटेंट। जैसे मेरे बेटे ने अपने स्क्रीन पे ना रेनबो लगाया एक दफ़ा, तो मैंने उससे कहा कि ये रेनबो क्यों लगाया तुमने? तो अब आई वाज चेकिंग कि इफ़ ही नोज़ और इज़ देयर अ पर्पस, क्योंकि बहुत से बच्चे अब इसको, एक होता है ना प्रो एंड अगेंस्ट वाला, इनका बच्चों का एक वो बन गया है। तो ही वाज आई थिंक 12-13 एट दैट टाइम। तो उसने कहा कि क्यों? तो आई स्टेड क्वाइट, मुझे लगा इसको नहीं पता है। तो वो मेरे पीछे पड़ गया। उसने कहा कि नहीं, आप बताएं क्यों कह रही हैं, क्यों क्यों क्यों, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तो मैंने उसको बताया कि इट इज़ LGBTQ का फ्लैग है, और ये तो इसको होमोसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो
मैं अभी हटाता हूँ, जल्दी से उसको हटा दिया। सो द थिंग इज कि आप कोई ना कोई वक्त, मौका, कोई चीज़ ऐसी आती है जिस वक्त आप उसके जहन में डाल सकते हैं उस चीज़ को, और आपको पता चल जाता है कि उसको कितना पता है, कितना नहीं पता है, तो आप कितना उसको बच्चा रिसेप्टिव है। बिल्कुल, और आप ये बता देते हैं कि मुझे पता है, आपको कभी पूछना हो या बात करनी हो तो यू कैन कम टू मी, कि मैं आई एम ओके टॉकिंग अबाउट दिस। अब वो मेरे हस्बैंड ने फौरन मुझे टर्न होकर देखा कि बच्चों से कैसी बात कर रही हो। सो द थिंग इज कि वो कौन बात करेगा जब, अगर वो एक चीज़ कर रहा है और फिर मैं उसको छोड़ दूं, वो कहीं जाके एम्बैरस हो, और यानी वो अगर वाकई में नहीं करना चाहता था उस चीज़ को प्रमोट, और वो कहीं जाता और फिर कोई और उसको कहता और वो एम्बैरस होता या उसको नहीं पता होता, तो यू नो व्हाई नॉट हियर, हम क्यों नहीं कम्युनिकेट कर सकते? जब हमें पता है तो हमें बच्चे को बताना है कि ये दिस इज अ सिचुएशन, यहाँ पे एक आइडियोलॉजी है और वो ये कहती है, अब आप क्या समझते हैं उसके बारे में, मैं क्या समझती हूँ, आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उसकी वजह भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ, देखिए आप ह्यूमन, किसी भी ह्यूमन के लिए जजमेंट ना रखें, चाहे वो कुछ भी सब्सक्राइब करता है, किसी भी रिलीजन को, किसी भी सेक्सुअलिटी को सब्सक्राइब करें। ह्यूमंस आर ह्यूमन। आप ये नहीं कि मैं आपको जॉब नहीं दूंगा, मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगा, मैं आपको स्कूल में नहीं आने दूंगा, ये चीज़ ना करें। बट हाँ, जहाँ पे ये चीज़ आती है कि अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि ये गलत काम कर रहा है, तो आप उसको बताएंगे ना कि अगर तुम ये चीज़ फॉलो कर रहे हो, ये खाना खा रहे हो, तो ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर यू, ये भी तो हम बताते ही है ना। हाँ। तो व्हाई नॉट अदर थिंग्स? तो आप फिर जब नॉन जजमेंट स्टांस से आते हैं तो दूसरा भी सुनने के लिए तैयार होता है, वो आपसे बात भी आसानी से कर पाता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लो, फिर आप आसानी से सुन लें। तो यही पॉलिसी हमें बच्चों के साथ भी रखनी है। तो जब हम सबसे कम्युनिकेट करेंगे ना, हर चीज़ ओपन रहेगी, तो वो आके हर चीज़ के हमसे बात कर सकेंगे, मशवरा ले सकेंगे। मशवरे की जो मेंटोरशिप और मशवरा है ना, इन सारी चीज़ों को हमें वापस लाने की ज़रूरत है कि ये हमारे यहाँ ये चीज़ें एम्बेडेड हों सोसाइटी में, कि बच्चों को पता हो कि मैं अभी 16 साल का हूँ, मेरा इतना एक्सपोजर, मेरा इतना अभी व्यू नहीं है कि मुझे हर चीज़ नहीं पता है। तो मैं अगर अभी बैचलर्स के लिए कोई चीज़ अभी मुझे चूज़ करनी है या सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, तो मैं किसी एक्सपर्ट से बात करूं, जो बंदा इस चीज़ से गुजर चुका है, टीचर है, पेरेंट है, नेबर्स हैं। तो जब आप उनके पास जाते हैं तो उनका एक जो व्यू बनता है ना कि दे आर वेल विशर्स, दे आर मोर नॉलेजेबल, तो वो बड़ों की रिस्पेक्ट, ये सब कुछ खुद ब खुद होता था हमारे यहाँ। तो अब ये क्योंकि कोविड के बाद से इतना डिस्टेंस आ गया हर चीज़ में, तो बच्चे की लाइफ में ये सारी जो स्पेशली टीनेजर्स की लाइफ में जो ये हैंड होल्डिंग वाला जो एस्पेक्ट था ना, कि ख़त्म होता जा रहा है। और ये जो ज़ाहिर है इट्स मिसिंग, और उसकी वजह से उनकी बहुत सारी जो सोशल ग्रूमिंग खुद ब खुद हो जाती थी, वो नहीं हो पा रही है। और मैं इसमें एक चीज़ ये भी ऐड करूँगी कि एक तो मिसिंग है, जो राइट पीपल हैं दे आर नॉट देयर, और उसकी जगह पर वो ऐसे लोगों को फॉलो करना शुरू करें जिनको नहीं फॉलो करना चाहिए। अगेन जैसे हमने कहा ना कि बहुत सारे लोगों को तालीमी इदारों में इनवाइट किया जा रहा है एज अ गेस्ट स्पीकर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, जो कि सिंबल ऑफ मोटिवेशन नहीं है, लेकिन चूंकि वो अवेलेबल हैं, तो अगेन वो बच्चा जो है वो नासमझी में, बेध्यानी में वही चीज़ें समवॉट या तो रेप्लिकेट कर रहा होता है या उसको एडमायर कर रहा होता है कि यार शायद ये जो है वो सिंबल ऑफ सक्सेस है, या ये पैरामीटर बन गया हमारे यहाँ कामयाबी का। सरवत, एक चीज़ ये बताएं कि हमने स्क्रीन एडिक्शन की बात की, अच्छा हमने बात की कि भाई टॉडलर से ये स्टार्ट हो जाता है, हर जगह के ऊपर, ये आपने सबसे अच्छा बेबी सिटर जो है वो मोबाइल फ़ोन बना हुआ है। फिर टीन्स में बच्चा आया तो समवॉट बहुत सारे पेरेंट्स से कहते हैं कि नहीं जी हमने इसको कंट्रोल एक्सेस दिया हुआ है, लेकिन ये चीज़ मुझे और आपको भी पता है, जिसको हम एडल्ट कंटेंट कहते हैं या फहश कंटेंट कहते हैं, वो इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है कि उसको मैं और आप नहीं रोक सकते। ठीक है, अच्छा फिर उसकी डेफिनेशन भी अलग है जी राइट। जो हम जिस कंटेंट की बात करें वो तो बिल्कुल ही पॉर्न की तरफ चला जाता है, लेकिन जो सॉफ्ट पॉर्न हम टिकटॉक में, यूट्यूब में, फेसबुक में एड्स के दौरान देख रहे होते हैं, बच्चा देख रहा होता है, सो उसका भी आपके जहन के ऊपर एक इफ़ेक्ट आता है और वो फिर आपको ग्रेजुअली उस तरफ जाते हुए पता नहीं चलता। सो हमारे यहाँ पॉर्न एडिक्शन की बात नहीं होती। हम जब स्टैट्स उठाकर देखते हैं तो हमें एक्यूरेट स्टैट्स ही नहीं मिलते क्योंकि इट्स अ टैबू। बट ये चीज़ है, इस चीज़ को मैं और आप ब्रश ऑफ नहीं कर सकते कि ये नहीं हो रही है। हमारे घरों में, सोसाइटी में इतनी ज़्यादा कॉमन है जितना हमें अंदाज़ा भी नहीं है, स्कूल्स के अंदर भी। तो ये कैसे स्क्रीन एडिक्शन से रिलेट करता है और इसको हम कैसे कंडेम कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जी। अच्छा देखिए, ये ना पूरी दुनिया में इट्स यूनिवर्सल, हर जगह ही लोग छुपके ही हाँ। देखते हैं, कोई कहीं पे भी बहुत ये पसंद नहीं की जाती ये चीज़, लोग छुप छुप के ये काम कर रहे हैं। अब क्योंकि बिकॉज स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हैं कि कौन सी साइट पे कितना ट्रैफिक होता है, तो वो अब पता लगने लगी हैं वो चीज़ें कि आप कितना भी छुपाएं, आपके डॉक्यूमेंटेड हो गया। डॉक्यूमेंटेड हो गया, क्योंकि किसी और ने बता दिया कि जी आपके यहाँ सबसे ज़्यादा ये साइट यूज़ हो रही है, तो वो आप बताएं ना बताएं आपको वैसे ही पता चल गया। सो द थिंग इज़ कि देखें, ये सबसे पहले तो बात ये थी कि अगर कोई मसला है तो उसको मसला समझ के सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया जाए कि ये मसला तो है, कि लोग इस चीज़ को
देख रहे हैं। अब देखिए जो इसमें थोड़ी सी यानी हम रॉ रियलिटी पे आ जाए कि जो ह्यूमंस और डॉल्फिन्स हैं उनके अंदर ये सेक्सुअल जो हिस्स है ये प्लेजर का एस्पेक्ट है। अब बात ये होती है कि जितना जल्दी बच्चा इस चीज़ से एक्सपोज होगा वो ज़ाहिर है वो अपनी बॉडी में उस चीज़ को फील करना शुरू कर देगा। आप अब्यूज़ का भी यही एलिमेंट होता है, उसमें एक पावर का सेगमेंट होता है और दूसरा जो विक्टिम होता है बेचारा वो तो कंफ्यूज ही हो जाता है कि वो क्योंकि उसकी बॉडी दो तरह का फियर प्लेजर सब कुछ फील कर रही होती है, वो तो एक अजीब सिचुएशन में आ क्योंकि जाता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो प्लेजर का वो तो नेचुरल है। जी बिल्कुल। तो जब आप मतलब आप इस हद तक देखें कि पॉर्न तो हम बहुत एक जनरल बात कर रहे होते हैं, इसके अंदर अब इतनी तरह की पॉर्न है कि उसको भी समझते समझते ही हमें पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। बच्चे इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से कार्टून्स के थ्रू बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें अब बच्चों के अंदर आती जा रही हैं। बाकी कि मैं जैसे आपको कह रही थी ना कि अर्ली टीन बच्चों की फिजियोलॉजिकल चेंजेस जल्दी आ रही हैं, वो इसी वजह से आ रही हैं क्योंकि वो इन कंटेंट से एक्सपोज्ड हैं, उनके अंदर चेंजेस अब जल्दी आना शुरू हो गए और वो इन चीज़ों के लिए रेडी जल्दी हो रहे हैं। अब द थिंग इज अब इसका तदारुक कैसे किया जाए, आप कैसे किसी के हाथ में अगर फ़ोन है उसको रोकेंगे। अब यहाँ पे फिर कम्युनिकेशन है, आप जब कम्युनिकेशन बताएंगे बच्चे को, बाउंड्रीज बताएंगे, तो अब उसको आपको जो जिस बच्चे को आप 16 साल या 18 साल में चॉइस देते थे ना, अब आपको 8 साल के बच्चे को वो चॉइस देनी पड़ेगी। आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये बच्चा इन सारे एल्स और चीज़ों से एक्सपोज्ड है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, आप नहीं देखेंगे तो कोई और दिखाएगा। मेरा बेटा 8 इयर्स का था, वो जो है स्कूल में कोई पेंटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो मेरे साथ कहीं गया, तो उसकी मेरी एक फ्रेंड थी, वो शी वॉज अ टीचर, तो उन्होंने ऐसे उससे कुछ पूछना शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि वी आर लर्निंग अबाउट फला फला पेंटर, और मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। वो आया, मेरा फ़ोन लिया और उस पर सर्च की, सी ही यूज्ड टू मेक न्यूड पेंटिंग्स, सी दिस इज़ व्हाट ही मेड। अब वो स्कूल में उसको दिखाया जा रहा था कि वो इसकी पेंटिंग्स ये हैं, तो उसमें वो भी थी। तो द थिंग इज़ कि जितना आप ओपन रहेंगे ना कम्युनिकेशन के लिए, उतना आप बच्चे को बता पाएंगे कि बेटा लिमिटेशंस यहाँ हैं। हम भी जब छोटे थे, फ़ोन टीवी में बहुत सारी चीज़ें आती थी, आंखें बंद कर लेते थे, आज भी बच्चे वही करते हैं। ये एक ह्यूमन पर्दा है, बच्चों के अंदर ये चीज़ होती है। आप देखिए कि किस वक्त वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके बाद जब अगर हम ये सारी चीज़ें एक साथ इम्प्लीमेंट करेंगे ना कि स्क्रीन टाइम यानी आपका एंटरटेनमेंट का टाइम स्क्रीन का फिक्स्ड होगा। अब हमारे पास क्योंकि इंटरनेट भी हर फ़ोन में होता है, तो आप इंटरनेट का टाइम फिक्स कर दीजिए, अपने घर से वाईफाई को लिमिट कर दीजिए। ये हमारे यहाँ अभी ये वाली वो चीज़ें बन नहीं पा रही। तो अगर आपने वाईफाई का टाइम फिक्स कर दिया तो बच्चा हर चीज़ हर वक्त सर्फ नहीं कर सकेगा। जब उसका गेमिंग का टाइम होगा तो वो गेम खेल सकेगा। अब गेमिंग के अंदर भी हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब क्या है, अब अगर हम यूएसए ट्रैवल करते हैं तो क्या हम सब लोगों को तो नहीं कहते ना कि आप हमारे हिसाब से कपड़े पहन लीजिए क्योंकि हम यहाँ आ गए। सही, वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। हम भी इन्हीं माहौलों के साथ बड़े हुए हैं। तो अब वो चैलेंज अर्ली आ गया। आप बच्चे को अर्ली प्रिपेयर करेंगे और इन्वायरमेंट वही रहेगा। अब पहले हम ट्रैवल करते थे तो होता था, अब हमें यहाँ नजर आने लगी है वो चीज़ें। सही ना, घर के अंदर आ गए, तो आपने लिमिटेशन वो अभी सिखानी है। तो ये प्रॉब्लम्स ना, ये कब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज की प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम्स दुनिया भर में हमेशा से थी। आप देखें अब्यूज़ कहाँ नहीं होता था। पाकिस्तान में अभी मी टू मूवमेंट जब आई, लोगों ने क्या क्या बताया, लोग अच्छे अच्छे घरों में हो रही थी ना चीज़ें। इंसेस्ट के इश्यूज़ हैं, स्टाफ के इसके इश्यूज़ हैं, तो यही वही टीनेजर्स हैं जो ये वाली चीज़ें कर रहे होते हैं। तो इनको जब जो फर्स्ट एक्सपोजर इन चीज़ों का मिल जाता है, अगर आप बच्चे से ये बात कर पाएँ कि बेटा अगर आप इस चीज़ के आदी हो जाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू लिव अ हेल्दी लाइफ विद योर स्पाउस, तो हम तो क्यों तौबा तौबा हो जाती है। कैसे आप शादी की बात, निकाह की बात छोटे बच्चे से कर दी? भाई वो देख सकता है वो चीज़, तो आप क्यों नहीं अच्छी चीज़ की बात कर सकते बच्चे से? आप उसको बताएं कि देयर विल बी एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर एवरीथिंग, यू विल गेट मैरिड, यू विल हैव अ नाइस लाइफ विद योर स्पाउस, और ये आप लोगों का हक है कि आप लोग तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस हो। तो आप जब ये बात बता पाएंगे तो फिर आप उस चीज़ से रोक भी पाएंगे। यू विल हैव समथिंग टू लुक अप टू। आप ये कहते हैं बस तौबा तौबा तुमने ये कर लिया, तुम तो बहुत बुरे बच्चे हो गए, आप लेबल कर देते हैं उसको। तो जब लेबलिंग हो जाती है ना किसी इंसान की, वो कहता है अब तो लेबल हो गया ना, मैं तो बुरा ही हूँ, तो कोशिश क्यों कर लेता हूँ, दोबारा कर लेता हूँ। और अब सिर्फ ये नहीं, आप जब देख रहे होते हैं कि बच्चा कौन सी साइड पे गया, आपने बड़ा सर्च करके भी चेक कर लिया ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको तो एनिमे पोर्न भी है, बहुत इतनी चीज़ें हैं कि हम मतलब हमारी सोच है, मतलब मैं भी नहीं कह सकती कि मुझे सब कुछ पता है। अच्छा, बहुत सारे, जैसे आप बात करी ना, बहुत सारे कार्टून्स ऐसे हैं जिसमें मतलब
सेक्सुअल रिलेशनशिप दिखाया जाता है, प्रेग्नेंट खातून को दिखाया जाता है, डिलीवरी दिखाई जाती है। सो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन बच्चों का एक्सपोजर बहुत सारी ऐसी चीज़ों से हो रहा है जो हमारा अपना कंट्रोल कर सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कंट्रोल तो बहुत ही दूर की बात है। सो ये बात आपने बड़ी खूबसूरत कही कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बारे में बात करें। अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी ये चीज़ देखी है कि बच्चे का जो पहला एक्सपोजर होता है सेक्सुअल हेल्थ के साथ या सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ, वो बहुत ही नेगेटिव एक एक्सपीरियंस होता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि बहुत सारे बच्चे, चाहे वो पॉर्न एडिक्शन की बात हो, चाहे वो डैमेज रिलेशनशिप की बात हो, उस तरफ चले जाते हैं, क्योंकि क्यूरोसिटी तो बच्चे में नेचुरली होगी ना। सो ये तो वो चीज़ है, अगर आप उसको सेटिस्फाई कर देते हैं, आप उसकी बात सुन लेते हैं, उसको समझा देते हैं, तो इसका बच्चे की शख्सियत पर एक बहुत ही अच्छा असर आता है। देन अगेन अनफॉर्चुनेटली सरवत, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा से ही था। अगेन पहले ये चैलेंजेस कम थे, अब वो बहुत ज़्यादा डे टू डे प्रैक्टिस में हमारे, और बीइंग अ पेरेंट हम रोज़ाना की बुनियाद पे देखते हैं कि मैं अपने अगर बच्चे की बात करूँ तो वो 4 साल का है, बट रोज़ाना एक नया चैलेंज उसके साथ खड़ा होता है। और अपने इर्द गिर्द में अपने लोगों को हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये वाली एज फिर भी कंफर्टेबल है। यू नो दैट यू कैन मॉनिटर दैम, यू कैन कंट्रोल दैम ऑल्सो। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, आपको कंट्रोल और लिबरेट करने का जो डिफरेंस है वो समझना पड़ता है। आप बच्चे को फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने उसको लिबर्टी देनी ही देनी है। तो आपको ऐसा लगता है, अब तो रिसेंट टाइम्स में अगर हम बात करें तो बड़ा ओपनली लोगों ने इस पर बात करना शुरू की, लेकिन क्या ऐसा कोई करिकुलम हमारे पास है कि हमारे स्कूल्स में आपको सेक्स एजुकेशन दी जाए? ऐसा हो रहा है? मतलब मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको लगता है कि क्या ऐसी प्रैक्टिस हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो होनी चाहिए? देखिए, मैं 2 चीज़ें यहाँ पे कहूँगी। एक तो जो पेरेंट कहते हैं ना कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, वो इसीलिए है कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ा एक काम है। ये सिर्फ़ मतलब पैदा करना ही इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी एक ऑनर है, और उसके बाद बच्चे को ज़ाहिर है पालना-पोसना, हर ऐज के जो चैलेंजेस अलग हैं उसको फ़ेस challenges करना। इसी तरह टीचर का मकाम जो है, वो इसीलिए इतना नोबल है, इतना बड़ा है कि वो उसकी तरबियत में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और जहाँ पे पेरेंट का एक तरह से समझे डिस्टेंस आने लगता है, वहाँ पे टीचर स्टेप्स इन, और वो फादर और मदर का रोल ले लेता है, और जो बच्चे को जिस तरह से मेंटोर कर सकता है। तो वो ये दोनों चीज़ें इसीलिए इनकी इतनी इंपॉर्टेंस और इनको इतना दर्जा दिया गया है, इनकी इतनी अहमियत है कि इनको फिर अपने ज़ाहिर है जो अपना रोल है उसको अदा करना होगा। मैं सारा ब्लेम कभी भी बच्चों पे नहीं डालती, क्योंकि वो तो आखिर बच्चे हैं ना, बच्चे ही बड़े हो रहे हैं, गलतियाँ करके सीख रहे हैं, तो और वहाँ वो हमें बच्चा अपना जब रोल। तक ये समझेगा कि उससे गलत हो गया, तब तक वो टाइम गुजर चुका होगा। जी, बिल्कुल। अब और जो जो ये हो जाता है, उसके बाद वही लेबलिंग वाली बात आ जाती है कि अब तो हो गया ना, हम लेबल हो गए, तो इंसान एक्सेप्ट कर लेता है अपनी आइडेंटिटी के साथ उसको। तो यहाँ पे थोड़ा-सा डिलेड ग्रैटिफिकेशन पे भी मैं बात करूँगी। हमारे यहाँ ग्रैटिफिकेशन इतनी इतनी ज़्यादा इंस्टेंट कर दी गई है ना, हर चीज़ बच्चा जो माँगेगा उसको दे दिया गया। हर चीज़ बच्चे के पास छोटी एज में ही उसके पास हर चीज़ मौजूद है। जो उसने मुँह से निकाला वो चीज़ उसको लाके दे दी गई। वो अब आप पेरेंट जो है वो अपनी ईगो को फुलफिल करने के लिए अपने बच्चे को हर चीज़ देता जाता है। हमें जो नहीं मिला, हमें देर से हाँ। मिला, मैं बस चाहूँगा मेरे बच्चे की ज़िंदगी में हाँ, महरूम ही ना सब कुछ हो। वही, जैसे उनको फ़ोन जो है वो क्योंकि दूसरे के घर में है, तो मैं तो अपने 3 साल के बच्चे को भी फ़ोन दिला दूँ, और आईफ़ोन दिला दूँ, और अच्छे से अच्छा, और हर वक़्त इंटरनेट दे दूँ। तो जो आप चीज़ दे रहे हैं ना, आप ये भी देखें कि आप क्या चीज़ दे रहे हैं। दूसरा ये कि डिलेड ग्रैटिफिकेशन, अब जैसे आपका बच्चा अगर माँग रहा है कि मेरे सारे बच्चे फ्रेंड्स के पास फ़ोन है तो मुझे दे दिया जाए, ओह! कहीं इसकी ईगो हर्ट ना हो जाए, कहीं इसका सेल्फ एस्टीम ना लो हो जाए, तो इसको भी दिला देता हूँ। नहीं, आपने सोचना है ये कि बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है, बल्कि दूसरे पेरेंट्स को भी बताना है कि आप ये चीज़ ना की जाए, मतलब रादर देन वो जो ब्लाइंड फॉलोइंग है। तो डिलेड ग्रैटिफिकेशन करनी, बच्चे को बताना है बेटा आपको ये चीज़ इस एज में मिलेगी, आप ये चीज़ें फॉलो करोगे, ये आपके क्राइटेरिया फुलफिल होंगे, आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे तो फिर मैं आपको ये चीज़ दूंगा। तो वो डिलेड ग्रैटिफिकेशन बच्चों के अंदर हमें डालनी है, क्योंकि अभी मीडिया से क्या हुआ है कि अगर बच्चे को एक कार्टून देखना है या एक मूवी देखनी है, उसकी 100 एपिसोड्स वो विदाउट एनी इंटरप्शंस देख सकता है, राइट? हमें क्या करना होता था, अगले हफ्ते का वेट करना होता था, तो हमारे अंदर वो इनबिल्ट थी। फिर 100 देख जो सकते हैं, वेटिंग रिपीट कर करके बार-बार भी देख सकते हैं। हमारे पास ये जी अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। जी, कुछ मिस हो गया तो दोबारा देख सकते हैं, फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, जो चीज़ बहुत इतनी सारी इतनी चॉइस आ गई ना हाथ में, तो अब बच्चे के पास जो चॉइस है उसको आपको मैनेज करना है, उसको मैनेज करना भी सिखाना है कि आपके पास इतना कुछ है ना कि अब आपके ये आपके पास रूल्स हैं, ये अब डिलेड ग्रेटिफिकेशन आप किस वक्त तक दे सकते हैं? आई थिंक मैक्सिमम 7-8 ईयर्स तक। उसके बाद कहाँ बच्चा आपके हाथ में उस तरह रहेगा, वो आप नहीं होंगे उस वक्त कर लेगा वो चीज़। तो आपको उसके अंदर एक जो सेल्फ गवर्नेंस होती है ना, वो अब आपको 15, 16, 18 की वेट नहीं करना कि वो यूनिवर्सिटी में जाएगा तो फिर वो खुद से अपना काम करेगा, तब तक तो मैं उसकी, आप इवन उसके उससे कहें कि अपने जूते जगह पे वो रखे,
आप अपना यूनिफॉर्म, अपने रात को सारी चीज़ें सेट करना उसका काम हो, अपने बैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो, होमवर्क, एग्जाम, सारी चीज़ें, आप एक सुपरवाइजर बन जाए। जो जो एक होती है ना कि आप 14 साल 18 साल की उम्र तक बच्चे को सब कुछ करके दे रहे होते हैं, आप सेल्फ गवर्नेंस जितना अर्ली ले आएंगे फिजिकल मैटर्स में, उतना ही वो उसके बाकी मेंटल, इमोशनल, मॉरल, स्पिरिचुअल मैटर्स में भी आती जाएगी। और जाहिर है कंटेंट प्रोवाइड करना हमारा काम है। जब हम ऑल्टरनेट प्रोवाइड करेंगे कि ये नहीं करना और बेटा ये चीज़ करनी है, उसको अच्छे तरीके से रीडायरेक्ट करेंगे, तो रीफ्रेम करना हमारा काम है। यहाँ पे बच्चे को खुद नहीं पता होगा, आपने उससे डिवाइस ले लिया, अब क्या होगा, वो दूसरे के डिवाइस में देख लेगा। वो कहेगा कि जी मैं, अच्छा आपने कहा था बाहर खेलने जाओ, मैं बाहर खेलने चला गया, वहाँ 4 बच्चे बैठ के देख लेंगे। तो आप प्रोसिक्यूटर बनेंगे ना, तो वो विक्टिम बन जाएगा। मैंने सरवत ये भी देखा कि अगर माँ ने ले लिया या बाप ने ले लिया तो बच्चे ने 10 दफा आके इतनी दफा पूछा कि आखिर में उन्होंने बोला पकड़ो भाई जाओ यहाँ से। जी जी जी। और ये जो पैटर्न्स होते हैं, यही तो बच्चा सीखता है ना कि इनको कैसे मैनिपुलेट करना है, वो उसको ट्रिगर आ कैसे जाता है। करना है। बिल्कुल। अब जैसे किसी पेरेंट का वीक पॉइंट होता है पढ़ाई, वो कहेगा अच्छा अब मैं पढ़ाई कैसे करूं, तो वो कहेंगे अच्छा तो ले लो। नहीं, आपको ये करना होगा कि आप मेरे सामने बैठ के पढ़ाई करो, मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये है फोन खोला हुआ है, आपको क्या देखना है इसमें से, खोलें देखें। दूसरा, फिर आप इंटरनेट के बगैर भी डिवाइसेस दे सकते हैं कि जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हों और फिर इंटरनेट ना हो, कि वो और बहुत सारी और चीज़ें कर सकें। या फिर आप टाइम लिमिट के साथ दें और उसके बाद फिर आप वापस लें कि अब ये पढ़ाई हो गई तो अब आप ले लें। क्योंकि बच्चों की लाइफ में जब सोशल मीडिया ऐड हो जाता है ना, तो फिर उनका, जैसे अगर वो पॉर्न एडिक्शन है तो वो तो साइट कभी भी खोल सकते हैं सारी चीज़ें। जब सोशल मीडिया ऐड हो जाता है तो अब अगर बच्चे की फ्रेंडशिप्स ऐसे लोगों से जो दूसरे मुल्क में रहते हैं, तो उसकी टाइमिंग्स फिर चेंज हो जाएंगी। अब उसको वो पीयर ग्रुप अच्छा लगने लगेगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई पीयर ग्रुप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो कैसे उनको छोड़ दे। फ्रेंड्स को छोड़ना हमें भी पता है, फ्रेंड्स को छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता, अम्मी बुरी लगने लगती है। हाँ, दोस्त अच्छी लगती है। बिल्कुल। तो हमें इस चीज को ना, हमें वी हैव टू लुक बैक ऑल्सो कि हमें भी कैसा लगता था, अम्मी फ्रेंड से मिलने से मना करें कितना बुरा लगता था। तो बच्चे को भी वैसा ही लगता है। अब उसके वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, दे हैव नो फेसेस नो नेम्स, बट उसके लिए वो अपने हैं, उसके लिए वो फ्रेंड्स हैं, उसके लिए उतने इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा ना एम्पैथी एक्सरसाइज करें, उनके शूज में जाके देखें कि वो क्या फील कर रहे हैं। इवन अगर बच्चे ने पॉर्न देख लिया है, आपको पता चल गया है सब कुछ, तो उसको शेम ना करें, उसको बताएं कि ये why is it not appropriate for you, why can't you watch it, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, आपके दीन में क्या है, आपके कल्चर में क्या है, आपकी पर्सनालिटी पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी फिजियोलॉजी पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। आप नहीं बात कर पा रहे, मुंह से नहीं कह पा रहे, कोई बात नहीं, एक होता है हमारे यहाँ एक हिजाब है, आप कोई आर्टिकल शेयर कर दें बच्चे से, आप उसको वो पढ़वा दें, आप किसी से बात कर लें कि वो इससे बात कर ले, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं जो डिस्कशन कर ले। देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, लेकिन चुप रहना, अंडर द रग डाल देना, ये सोल्यूशन नहीं है। सो व्हाट इज द राइट एज, अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात करें तो व्हाट इज द राइट एज, बीइंग अ पेरेंट आल्सो, बीइंग अ टीचर आल्सो, जिस पे आपको बच्चे के साथ ये बात करनी चाहिए? अच्छा देखिए, जो यहाँ पे जो एक टैबू है ना सेक्स एजुकेशन का, क्योंकि जो वेस्टर्न तरीका है ना, देखिए उनके यहाँ वो कंसेंट की एज पे फिर सब कुछ अलाउ कर देते हैं, तो उनका तरीका अलग है, वो अलग तरह से उस चीज़ को बताते हैं। हमारे यहाँ बहुत आसान है कि अगर आप बायोलॉजी के एस्पेक्ट से बच्चे को बताएं कि आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रही हैं, आप एडोलेसेंस एक बड़ा अच्छा टाइम होता है कि जिस वक्त बच्चे के, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि अब आप 13 का वेट नहीं करें, आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा 8, 9, 10 के दरमियान बच्चे के अंदर कब चेंजेस आ रही हैं। उसके अंदर नहीं आ रही होंगी तो उसके आसपास दूसरे बच्चों की आ रही होंगी, क्योंकि ये तो एक वो होता है, टाइम होता है ना, जिस फ्रेम होता है जिसके अंदर हो रहा होता है। तो आप उससे बात करना शुरू कर दें और आप उसको बताना शुरू कर दें कि पहले बॉडीली चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, व्हाट आर यू गेटिंग रेडी फॉर, मैरिज क्या होती है। आप देखिए हमारे यहाँ कपड़े, शादी, तैयारी, इन चीज़ों से मैरिज को रिलेट कर दिया जाता है ना। आप मैरिज का पर्पज, प्रोक्रिएशन, ये कौन बात करता है। तो अब सब कुछ इट गेट्स रिड्यूस टू बहुत ही अजीब तरह से उसका एक कॉन्सेप्ट आता है। और फिर इवन लव एंड कंपेनियनशिप भी बहुत इट हैज़ बीन रिड्यूस टू बहुत गिव एंड टेक, और ये सब कुछ हो गया। तो वो उसके जो सही वो चीज़ें आप जब बचपन से सही कॉन्सेप्ट बताएंगे तो दे विल बी एबल टू चूज राइट पार्टनर्स, दे विल बी एबल टू, अगर देखिए ना, अगर किसी को किसी से अट्रैक्शन है, छोटे छोटे बच्चों के भी आजकल एक कपल्स बने हुए होते हैं, तो आप उसमें क्या बुराई है, बट अगर हो गई किसी को अट्रैक्शन, आप कैसे रोकेंगे। अब आप उसको ये बताएं ना कि ओके यू कैन लाइक समवन, but then you have to wait for a certain time, then you can become, that person can become your companion through marriage, that is the right way, that is the the progression, you wait for that person। तो आप ये बताएंगे बच्चे को, क्योंकि अब बच्चे को इंस्टेंट वो चाहिए होता है, बस इसको मैं अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लूँ और फिर उसके बाद पूरे स्कूल और एनवायरनमेंट के अंदर वो कल्चर हो जाता है, अब सबका है तो मेरा भी होना चाहिए। तो जब ये वाला एनवायरनमेंट होगा और स्कूल इसको एक तरह से स्टैम्प कर देगा कि हाँ ठीक है, हम भी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि सब जगह यही हो रहा है, तो हमें पेरेंट्स को, स्कूल्स को, सबको बैठने की ज़रूरत है। आप देखिए प्रॉम नाइट्स हो रही हैं आजकल,
तो क्या पेरेंट्स अग्री करते हैं इस चीज़ से? आर पेरेंट्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस कि ये होने लगा है? लेकिन ये हो रहा है ना, हमारी सोसाइटी में हो रहा है। पहले शुरू आपका हुआ बच्चा भी जा रहा है फेयरवेल पार्टी से, वो प्रॉम नाइट किस तरह से कन्वर्ट हुई, सालों में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ हुई है। और अब एक्सेप्टेंस हो गई उसकी कि क्या करें, अब हमारा बच्चा नहीं जाएगा तो आउट ऑफ लीग हो जाएगा वो, उसको तो लोग हाई करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा बच्चा ना जाए। अब हमारा बच्चा जाएगा और उसका कपल नहीं होगा तो कैसा लगेगा। तो वो बेटों को भी अलाउ करें, बेटियों को भी अलाउ करें, बिकॉज दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। तो ये हमें बात करनी, जब हम बात करेंगे ना, तो अब 4 पेरेंट्स को नहीं पता होगा, 4 को पता होगा वो बुरा समझ रहे होंगे, 4 को पता होगा वो अग्री करते होंगे। जब सब लोग बात करेंगे तो हम कुछ कहीं बीच की बेहतर बात कोई अग्री कर पाएंगे ना कि हम चाहते क्या हैं और ये करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, और हम फिर इस चीज़ को आगे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। तो कोई एक बॉडी हो जहाँ पे ये सारी बातें हों कि हमारी सोसाइटी डायरेक्शन लेस आगे बढ़ रही है। आपकी बात से तो मुझे एक फिक्र ये भी लाक हो रही है कि हम प्लेजर लूप में जो है ना वो इंडल्ज हुए हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक यूनिवर्सल आप समझें इस वक्त ये चीज़ है कि प्लेजर लूप कहते हैं आप इसको, या कंज्यूमरिज्म फेटिश कह लें। लेकिन देखिए सर, जैसे आपने कहा कि हम अपने आप को वेस्ट से इसलिए कंपेयर नहीं कर पाते कि वहाँ तो जैसी 18 साल का बच्चा या बच्ची होती है तो वो उनको कंसेंट भी दे देते हैं। फिर देखिए उनका पहला इंटरेक्शन, सेक्सुअल इंटरेक्शन उस एज में हो जाता है। दे हैव पास दैट टाइम। अब उसके बाद उनके पास बड़ी फुर्सत से टाइम होता है अपना करियर बनाने का, पैसा कमाने का, एजुकेशन का। और आप देखिए वहाँ लोग इंटरेस्ट से, मेहनत से कर भी रहे होते हैं। हमारे यहाँ मसला क्या है कि एक्सपोजर तो 6, 7, 8 साल के बच्चे का हो गया। अब आपने उसको 30, 35, 40 साल तक बिठाया हुआ है, जब तक 4 बहनों की शादी नहीं होगी, जब तक ये नहीं होगा, जब तक वो नहीं होगा, तब तक आप शादियां ही नहीं कर रहे। फिर उसका एक्सपोजर उसको पता है कि इसी चीज़ से होना है। तो वो जो ये बीच का टाइम है, ये सारा फ्रस्ट्रेशन में भी आपको दिखता है। फिर आपको ये बहुत सारे ये जो टीनेजर्स हैं, ये आपको बहुत सारी इमोरल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व नज़र आते हैं। जैसे आपने कहा, देखिए बाहर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की टर्म जो है वो अनफेमिलियर नहीं है, वो उसको डिसलाइक नहीं करते। उनके यहाँ ये कल्चरली और रिलीजियसली एक्सेप्टेबल है, राइट? हमारे यहाँ नहीं है जी। तो हम तो मुझे लगता है कि आधा तीतर और आधा बटेर में फंस के रह गए। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द प्रॉब्लम कि हम अपनी जो आइडेंटिटी है उसको खो चुके हैं ना। तो जब आइडेंटिटी नहीं होगी, हम बच्चे को उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जब पेरेंट नहीं समझ पा रहा कि सही गलत अच्छा बुरा क्या है, मैं कहाँ अलाउ करूँ कहाँ ना करूँ। अगर बच्चा दीन पढ़ने जाते हुए कहता है हमारा लाइफस्टाइल तो ये नहीं है, मेरे पेरेंट्स तो ये नहीं करते। अगर वो कल्चर को देखने जाते हैं तो कल्चर में बहुत सारे मिक्स एंड मैच चीज़ें हैं जिनको हम आज तक सॉर्ट नहीं कर पाए। अगर वो वेस्ट को देखता है, वो कहता है कि तो दुनिया ही अलग है, तो वो किधर जाएगा बच्चा? रहना उसने यहाँ है, उसको पसंद आती हैं वो वाली चीज़ें, तो वो ईस्ट एंड वेस्ट में भी फंस जाता है, वो राइट एंड रॉन्ग में भी फंस जाता है। तो और उससे बात करने वाला कोई नहीं है जो उसको कोई सही रास्ता बताए। वो कहता है कि लेट्स एंजॉय द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो बस जो आ रही है ज़िंदगी वो वैसे गुजार लो। और बाकी अभी देखो ना, ये क्या होता है, खाओ पियो जियो, ये वाली आइडियोलॉजीज प्रमोट की जा रही है ना कि आप बस थिंक अबाउट योर सेल्फ। जो जैसे हम अभी बात कर रहे थे सेल्फ केयर की, उसमें क्या होता है कि सेल्फ केयर या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसको कहा जाता है? हमारे बच्चों को क्या बताया जा रहा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ कि आप सारी दुनिया को छोड़ दें। माँ बाप कौन है, भाई बहन ये सब मैटर नहीं करते, आप मैटर करते हैं। पुट ऑल द स्पॉटलाइट ऑन योर सेल्फ। अब आपको क्या लग रहा है, आपकी विसरल फीलिंग्स क्या हैं, अब वो आपने करना है। अब आप सही गलत अच्छा बुरे से मुबर्रा हो गए, अब आपने ये सारी चीज़ें करनी है जो आपको अच्छी लग रही है। तो अब आपको यूट्यूबर बनना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यूट्यूबर बनने के लिए तो आपको मिलियंस ऑफ लाइक्स चाहिए, आपको यूट्यूब बटन चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें लवाजमात सारे चाहिए। तो उसके लिए क्या, अच्छा जी सर्च किया क्या कंटेंट सबसे ज़्यादा देखा जाता है, बस अब तो मैंने यही बनाना है क्योंकि मैं यूट्यूबर, सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए तो ये करना पड़ता है। तो बच्चे के पास डायरेक्शन नहीं है ना, वो उसको जो मिला, जहाँ से कंटेंट मिला, उसने उसको उसकी प्रोज एंड कॉन्स, उसकी लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी जो इवैल्यूएट नहीं किया, वो नहीं इवैल्यूएट किया। उसने कहा कि बस इसके लिए ये करना चाहिए। अब देखिए जो हम वेस्ट में भी कह रहे हैं ना कि उनका इंटरेक्शन होगी, लेकिन आप देखें जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइड, ये सबसे ज़्यादा उन्हीं किया है ना। उनका जो फैमिली सिस्टम ख़त्म हुआ है और जो गलत एज में इनअप्रोप्रिएट उनके रिलेशनशिप्स बने हैं, जो इलेजिटिमेट बच्चे हैं वहाँ पे, वो कौन सा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर उन्होंने पैसा कमा लिया तो क्योंकि उनके एनवायरनमेंट में पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। उनको उनमें से मेजॉरिटी लोग लोन्स के अंदर फंसे हुए हैं, उनका बैंकिंग सिस्टम बहुत रूथलेस है। अगर हम सिर्फ अच्छी चीज़ों को देख लेना कि वो बहुत कमा लेते हैं, उनके घर बन जाते हैं, सब मॉर्गेज पे होते हैं, तो हमें सिर्फ जो रोजी पिक्चर है वो नज़र आती है, और कुछ जो बिलियनियर्स मिलियनियर्स होते हैं वो नज़र आते हैं, जो मीडिया दिखाता है वो नज़र आता है। बट रियलिटी इज़ क्वाइट ब्लीक। वो जो कंपटीशन है, जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इट इज़ साइकोलॉजिकली वेरी वेरी लो।
वही जिसको हम कहते हैं ना कि आप फिर मतलब आप अपने ह्यूमन लेवल से गिरते जाएंगे, वो चीज़ होती जा रही है। तो ये नहीं है कि उन्होंने जो कर लिया उससे उनको बहुत बेनिफिट हो गया या वो बहुत इंसान की मेराज पे पहुंच गए, सेल्फ एक्चुअलाइज हो गए। इट्स मोर लाइक कि हमें वो नजर नहीं आ रहा। जी, हम हम जिस सिर्फ चीज अच्छे को वाला जो देख रोजी रहे हैं। पिक्चर को देख रहे हैं कि इससे जी बहुत पैसा आ जाता है, मैंशन आ जाता है। अब एक मैंशन में जिसमें आप और आपका एक स्पाउस रहता है और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना हो, हम अपने कुत्ते के साथ रहेंगे, तो ये कौन सी सक्सेस की डेफिनेशन है? क्या इसको हम सक्सेस की डेफिनेशन मानते हैं? तो जब हम ऐसा नहीं सोच, जैसे मैं हॉलीडेज पे चला जाऊंगा या साल में 4 हॉलीडेज पे चला जाऊंगा या मेरी अपनी यॉट होगी, सिर्फ गाड़ी वाड़ी तो अब छोड़ देना, वो बहुत पीछे चली गई, मैं इससे बियॉन्ड लेवल पे जाऊंगा। किसको दिखाने के लिए? जिससे मैं कभी सालों में नहीं मिलता, वो जो मेरे बचपन के रिश्तेदार थे जिन्होंने कभी मेरा मजाक उड़ाया था। क्योंकि वी आर हम ट्रॉमा से अपने डिफाइन कर रहे हैं ना अपनी लाइफ को। तो वो जो मेरे दोस्त ने बचपन में मुझे बुली किया था, आज मैं उसको बन के कुछ दिखाऊंगा जिससे मैं कभी सालों से नहीं मिला। तो आपकी लाइफ, जो एक टीनेजर है उसकी लाइफ कहाँ डिफाइन हो रही है, वो किन चीज़ों से मोटिवेट होके अपनी लाइफ को बना रहा है, कि जो वो दौलत भी इकट्ठी कर रहा है, तो वो मतलब उसका पर्पस मोटिव क्या क्या है? है? क्या उसको वो खुशी देगी जो वो हासिल करना चाहता है? इतनी हमने हिकायात पढ़ ली, इतनी कहानियां पढ़ ली, इतनी रियल लाइफ स्टोरीज देख लेते हैं हम कि ये चीज़ें आपको नहीं देती सुकून, लेकिन फिर भी हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। एंड वी वांट टू अगेन बी एक्सपीरियंस दैट, और उसके बाद फिर वो लेसन हमें सीखना है। किसी और की गलती से हमें लेसन नहीं सीखना। तो वेस्ट इज इन अ वेरी ब्लीक पोजिशन। उनके अपने, आप देखें अब इसराइल की भी अगर आप सिचुएशन देख लें, वो अपने ट्रॉमा को रिलीज ही नहीं कर पाया ना कभी। वो अपने वो दे आर उनका जो सारा एक्शन है दैट इज बेस्ड वो ऑन दैट डिफेंसिव मोड ट्रॉमा। से निकले नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो उनका सारा जो वो रिपीटेड पैटर्न है जो कि चलता जा रहा है, वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते जा रहे हैं। अब वो देयर इट्स एंडलेस। तो क्या आप वैसा बनना चाहेंगे? पावर उनसे ज्यादा किसके पास है इस वक्त? लेकिन आप सोचने और पूछने की बात ये, अपने आप से सवाल ये पूछने, क्या मैं ऐसा बनना चाहता हूँ? तो उसके उनके अंदर वो उनकी सिर्फ एक चीज़ है, जो उनका ट्रॉमा है, उसको उसको वो लेकर बैठे हुए हैं। और उनमें भी सारी चीज़ नहीं है। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो उसको सब्सक्राइब करते हैं उस आइडियोलॉजी को, और उस चीज़ से नहीं निकल पाए। तो अब आप उनसे भी, अब वो पैसा उनके पास है, पावर उनके पास है, हर तरह की लोगों के जहनों को गुलाम बना लिया उन्होंने, सब कुछ कर लिया। लेकिन क्या आप ये पावर चाहेंगे? अब आप ये सवाल तो अपने आप से बनता है ना। तो हम ये वाली कॉन्वर्जेशन हमें अपने बच्चों से करनी है। हमें अपने बच्चों को बताना है कि ये हो रहा है। जैसे अब जो भी वॉर्स हैं, जो भी सारी चीज़ें, इनकी जो रियलिटी है, आपको बड़े लोगों के साथ, समझदार लोगों के साथ, पुराने लोगों के साथ बच्चों को बिठाना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो लैंग्वेज है, आप उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, ये सब चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी ताकि वो अपने डिसीजंस ले सकें आगे जाके। हर जगह जब बच्चे दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे, या आप पहले आके मुझसे पूछेंगे, फिर जाके बाहर किसी और से पूछेंगे। आप यकीन करें बच्चे एग्जाम्पल्स क्या देते हैं। मैंने एक रील देखी, उसमें ये हुआ था, मतलब वो उनके ये सोर्स ऑफ हाँ, इंफॉर्मेशन जैसे है। हम साइंटिफिक रिसर्च को रेफर करते हैं, वो जी, रील्स को रेफर वो करते हैं। प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, जो पूरी एक लंबी चीज होती है, वो कहते हैं एक रील में मैंने देखा था। अब रील में इतनी मोतबर वो एक ऑथेंटिक हो गया रेफरेंस। रेफरेंस है कि वो बच्चा आपको दे देता है कि ये चीज मैंने रील में देखी थी, ऐसे ही होता है। तो कितना आसान है इनके माइंड्स को मैनिपुलेट करना। तो वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? यू जस्ट हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ एंड ओपन योर माउथ एंड बी अवेलेबल टू देम। राइट। सो आपकी सारे कन्वर्सेशन से मुझे ये चीज़ बड़ी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न लग रहा है, या मुझे लग रहा है कि हमारे लिए बीइंग अ पेरेंट फिक्र की बात है, वो ये है कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। क्योंकि बहुत दफ़ा हमें ये लगता है कि जी मेरा बच्चा गलत रास्ते पे लग गया। वो जो सारी हम जिम्मेदारी डाल देते हैं ना, वो उस 8, 10, 13, 15 साल के कमज़ोर कंधों पे डाल देते हैं, और हमें लगता है वो खुद ही ठीक हो जाएगा। और अगेन मुझे बड़ा दुख होता है ये देखते हुए सोसाइटी में कि वो बच्चे को जब तक अपनी गलती का अंदाज़ा होता है, वो 15, 20, 25, 30 साल का हो जाता है, और उसके पास उसको फिक्स करने का टाइम नहीं होता, फिर वो टाइम गुजर जाता है। सो बीइंग अ पेरेंट में भी दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऑल्दो हमने बात कहीं और से शुरू की थी, लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेसन हो सकता है शायद आज की बात का, कि वो पेरेंट्स अपने आप को खुद सिखाएं। पेरेंटिंग सीखना भी तो बड़ा ज़रूरी है ना। अब हमें ये इंटाइटलमेंट क्यों फील होती है कि अगर मैंने बच्चा पैदा कर दिया है तो मैं इसको पाल भी लूंगा। तरबियत सीखने की ज़रूरत या चीज़ नहीं है। तो ये भी है। मुझे सरवत ईदी साहब के बचपन का ये वाक़या बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ा मुतासिरकुन लगता है। मुझे याद रह गया कि उन्होंने बताया कि जब वो बचपन में स्कूल जाते थे तो उनकी माँ हमेशा उनको 2 आने देती थी। एक आने वो कहती थी कि ईदी ये तुम्हारे लिए, और एक आना वो कहती थी कि तुम स्कूल में किसी भी और बच्चे को जो लंच नहीं लाया वो तो उसको दे देना। सो हम जब किसी को डोपामिन और सेरोटोनिन की एग्जाम्पल देते हैं तो मैं बड़ा अपनी प्रैक्टिस में देती हूँ कि देखिए डोपामिन तब रिलीज होता है जब वो एक आना आपने अपने ऊपर लगाया।
सो सेरोटोनिन तब रिलीज हुआ जब वो एक आना आपने किसी और को दे दिया, जैसे किसी की मदद कर दी। तो इसकी आम सी मिसाल ये है कि कोई भी काम जब आप अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने कंफर्ट के लिए करते हैं, तो डोपामिन रिलीज होता है। जैसे आपने कहा, चाहे वो गेम खेलना हो, चाहे मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आए कि भाई मेरी तस्वीर किसी ने लाइक कर दी, कमेंट कर दिया। और सेरोटोनिन तब रिलीज होता है जब हम लोगों की मदद करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्व है। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि हम अपने बच्चों को ऐसी मिसालें नहीं दे पाते। हम उनको डोपामिन और सेरोटोनिन, वो जो हमने ना एक न्यूरॉन्स बना दिए, वो कहते हैं इससे मेरा क्या लेन देन है। तो डे टू डे प्रैक्टिस में हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिनसे हम, चाहे वो स्क्रीन एडिक्शन हो, चाहे वो पॉर्न एडिक्शन हो, उससे अपने बच्चों को बचा भी सकें। और अगर गॉड फॉरबिड वो उस एडिक्शन का शिकार हो गए, तो उसको एटलीस्ट आइडेंटिफाई करके उसकी मदद तो कर सके ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो बहुत अच्छी आपने बहुत खूबसूरत मिसाल दी कि ये एक कम्युनिटी वर्क से जो आपको सेल्फ रिवॉर्ड मिल रहा है, एक वो चीज़ है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब डोपामिन जो सेल्फ वो है ना, वो भी सेल्फ भी आपने अपनी इम्प्रूव करनी है अपने आप को। डोपामिन आपके लिए ज़रूरी है, बट रियल डोपामिन, जैसे मैंने आपसे कहा, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग न्यू थिंग्स, या इवन अपने लिए कुछ खरीदना, या इवन कुछ कमाना इन द, मतलब जो कमाना होता है, कितनी बड़ी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से कोई अच्छा काम करके, जैसे आपने कहा डॉक्टर बन गया कोई, और फिर उसके बाद आपने किसी की जान बचाई, कितना बड़ा डोपामिन लिया। हाँ, डोपामिन, इट्स रियल डोपामिन कि आपने किसी की जान बचाई या कुछ इन्वेंट किया या कुछ, ये सारी चीज़ें रियल डोपामिन है। आप जो हम क्राइटेरिया सेट करते हैं ना, वो हम करते हैं बच्चे के लिए। आप ये, कुछ लोग कहते हैं ना अपनी लाइफ को त्याग दें और बिल्कुल आप कम्युनिटी वर्कर बन जाए, तो वो भी सही नहीं है। वहाँ पे भी इंसान पे ट्रॉमा में चला जाता है। तो हमें वो सबसे पहले चीप डोपामिन और रियल डोपामिन का फर्क, और फिर डोपामिन और सेरोटोनिन का कॉम्बिनेशन, ये करके कि सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर सारी हाईलाइट ना हो, बल्कि पूरी कम्युनिटी को हम साथ लेके चले। जैसे कि हम अभी पेरेंट्स की बात करें कि हमें कम्युनिटी बनना है और फिर सबके बच्चों के लिए बेहतर फैसले करने हैं, वैसे ही बच्चों को भी एक कम्युनिटी सेंस देना है कि जैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको आप साथ लेकर चलें। जैसे अगर कोई आपसे कमतर है किसी भी तरह से, जैसे दूसरे को मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने आ रहा, तो आप उसको सॉल्व करा दें, उसकी हेल्प कर दें, तो आपको वो डोपामिन ही मिलेगा उससे भी, बट इट विल बी रियल डोपामिन। इट विल मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ बिकॉज यू गेव समथिंग out or that you had। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें बच्चों को पहले अपना कॉन्सेप्ट सही करना है, उसके बाद बच्चों को देनी है, ताकि दे आर एबल टू जेन्युइनली फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, एंड फिर उसके बाद वो आगे उस चीज़ को बढ़ाते जाएं। यहाँ पे भी बहुत मिसालें हैं। मैं तो इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलती हूँ जो कि अपना इवन पैसा खर्च कर रहे हैं चीज़ों पे, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी जो लर्निंग्स हैं उनको शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। बहुत कामयाब लोग हैं, बहुत अच्छे। तो ये कामयाबी की मिसाल है ना, कि उन्होंने पैसा भी कमाया, उन्होंने अपने कम्युनिटी वर्क भी किया, उन्होंने जो सारा एक कॉम्बिनेशन ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट है एक इंसान की, वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मेरा जो पेरेंटिंग अपग्रेड प्रोग्राम है खुद के अंदर, उसके अंदर मैंने 8 मॉड्यूल्स रखे हैं। सिर्फ जैसे स्क्रीन एडिक्शन इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि हर घर का मसला है, मेरे आपके समेत। और उसके बाद जो है कम्युनिकेशन है, बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है। हम समझते हैं बस बातचीत कम्युनिकेशन है, निगलेक्ट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन। तो हम उसको समझते नहीं, हर पेरेंट को ये समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा सिबलिंग राइवलरी है, तो सिबलिंग्स का बर्थ ऑर्डर, उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है, कैसे हमें उनको डील करना है। फिर डेवलपमेंटल नीड्स, एक छोटे बच्चे की जो स्क्रीन जिसको दिखानी भी नहीं है आपको, जिन लोगों ने स्क्रीन बनाई है ना, ये सारे डिवाइसेस, वो अपने बच्चों को 12 साल की उम्र तक स्क्रीन नहीं देते। तो हमें उसका, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि बच्चे की डेवलपमेंटल नीड क्या है, किस वक्त उसको हमारे हक की ज़रूरत है, किस वक्त उसको हमारी बातों की ज़रूरत है, किस वक्त उसको हमारे मशवरे की ज़रूरत है, और कब हमें रुक जाना है इन चीज़ों से। तो ये सब हमें, और जब हम कॉन्फ्लुएंस हो जाती है, इतना ज़्यादा बच्चे के लाइफ के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अब आप जी शादी भी करेंगे तो मेरी मर्जी से करेंगे, तो वो भी एक गलत एस्पेक्ट होता है। तो आपने कब अटैच होना है, कब आहिस्ता आहिस्ता डिटैच होना है, और ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। जब हम ये सीखेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए वो ट्रू जो गाइडिंग और कॉन्शियस पेरेंट होते हैं वो बन सकेंगे। अच्छा, आपने इसमें कम्युनिकेशन की बात की कि स्क्रीन का यूजेज या सोशल मीडिया यूजेज का कम्युनिकेशन के ऊपर भी तो इफेक्ट आता है। मैंने बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे देखे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर इतने एक्सप्रेसिव होंगे, उनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होगी, टोन डिफरेंट होगी, लेकिन अगर आप उनको रियल लाइफ में देखेंगे तो वो हार्डली दे कैन ग्रीट यू। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आइडेंटिटी क्राइसिस आप इसको कह सकते हैं, कि उनकी रियल लाइफ और वर्चुअल लाइफ इतनी डिसकनेक्टेड होती है कि वो रियल लोगों से उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे आपने देखा, जिसमें डेवलपमेंटल नीड्स की बात कर रही हूँ, सेपरेशन एंजाइटी इज़ नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। अगर आपका बच्चा मॉन्टेसरी जाता है और पलट के आपको दिखता नहीं और अंदर चला जाता है एक
Then it's न्यू alarming. एनवायरनमेंट में, तो आपको अलार्म होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया, मेरा बच्चा क्यों नहीं रोया, राइट? कि वो आपसे सेपरेट हो रहा है, एक नई जगह जा रहा है, और वो आपके साथ अभी तक उसका सिर्फ यू वर द रियल अटैचमेंट फॉर हिम, तो आपको उस वक्त अलार्म होना चाहिए, आपके लिए क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि ऐसा कैसे वो बच्चे का रोना और एक सेफ इन्वायरमेंट से एक न्यू इन्वायरमेंट में जाना, उसमें उसको परेशान होना, नर्वस होना, ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल थिंग। तो हमें ये पता होगा तो हम एड्रेस कर पाएंगे इस चीज़ को ना, कि मेरा बच्चा रो रहा है तो मुझे ये नहीं करना है कि मुझे छुप के भाग जाना है, वो उसके लिए ट्रॉमा हो जाएगा, मुझे वहाँ बैठे रहना है, वो हर थोड़ी देर बाद मुझे देख पाए। वो जो अच्छी मॉन्टेसरीज होती हैं उनमें यही होता है कि पेरेंट्स को 1 महीने का टाइम दिया जाता है, आप 1 घंटे 2 घंटे वहाँ बैठे रहते हैं, बच्चा जब वापस आता है तो ही नोज़ कि माई मॉम इज़ देयर, और मैं अब जब जाऊँगा तो मम्मा आ जाएंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो सेपरेशन एंग्जाइटी ख़त्म होती है। तो ये जब हमें पता होगा तो हम इसको बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। वरना क्या होता है, टीचर कहती है बस मैंने ले लिया ना, हम संभाल लेंगे, हमारे पास बहुत तरीके होते हैं, आप जाएँ, बस बच्चे की आंखें बंद की, पेरेंट पीछे से गायब हो गया, वो बच्चा रोता रहता है, उसको ट्रॉमा हो जाता है कि, और ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, अटैचमेंट का जो ट्रॉमा है, इससे पूरी आपके अटैचमेंट टाइप चेंज हो जाती है, और हम सिर्फ बच्चे को स्कूल भेजने के लिए ये पूरा रिस्क ले लेते हैं। राइट अच्छा, लेट्स से सरवत, बहुत सारे लोग इससे देख के आइडेंटिफाई कर लें कि उनको या उनके बच्चे को स्क्रीन डिपेंडेंसी है, जो इट्स मूविंग टुवर्ड्स स्क्रीन एडिक्शन। जी, सो हाउ कैन दिस प्रिवेंट इट, या अगर वो हो गई है तो उसको वो बैलेंस कैसे कर सकते हैं, डिसिप्लिन कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, इसमें सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं कि जब एडिक्शन हो गई, क्योंकि मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि बच्चे को स्क्रीन एडिक्शन हो गई है, वो अब अपने डिवाइस से दूर नहीं रह पा रहा, वो कॉन्स्टेंटली वो झूठ बोल के कि कोई ना कोई बहाने से अपने स्क्रीन की तरफ आता है, जब वो स्क्रीन पे नहीं होता, जब आप सिर्फ डिवाइस ले लेते हैं तो वो अजीब ज़ॉम्बिफाई हो जाता है, रेस्टलेस रहता है, अजीब सा बिहेव करता है, उसके फंबल करता है, ईटिंग पैटर्न्स ख़राब हो गए, स्लीपिंग पैटर्न्स ख़राब हो गए, तो ये सारी चीज़ें तो आपको अब नज़र आ गया कि बच्चे को एडिक्शन है। अब आपने सबसे पहले देखें, ये एक जो गलत तरीका होता है, हम कहते हैं कि बिल्कुल फ़ौरन फुली स्क्रीन को कट ऑफ कर दिया, वो बहुत डेंजरस होता है। आपको पता है बच्चे सुसाइडल भी हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि एडिक्शन इज़ दैट बैड। तो एक तो आपने अवेलेबल रहना है और ग्रेजुअली इस चीज़ को कम करना है। जैसे अगर बच्चा 10 घंटे यूज़ कर रहा है फ़र्ज़ करें, तो अब आप अगले इस वीक का टारगेट रखेंगे कि आज 8 घंटे पे आना है, फिर अगले वीक का टारगेट रखेंगे कि 6 घंटे पे आना है, फिर उसको 1 वीक छोड़ देंगे 6 घंटे पे, फिर उसके बाद 4 घंटे, तो आप ये 3 मंथ्स का प्लान बनाएंगे टू ब्रिंग हिम टू द रिक्वायर्ड लेवल। ये एक दिन में नहीं होती ये चीज़, ये प्रोसेस होता है, जैसे उसको एडिक्शन हुई है वैसे आपको ऐसे ऐसा वीन ऑफ करना है उसको। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आप जब एडिक्शन को हटाना चाहेंगे तो आप दूसरी ऑल्टरनेट एक्टिविटी उसको ज़रूर देंगे। ऑल्टरनेट एक्टिविटी शुड बी एज रिवॉर्डिंग, एज एक्साइटिंग एज द स्क्रीन एडिक्शन। आप अगर बड़े बच्चे हैं उनको आप किसी एडवेंचर या थ्रिल पे ले जा सकते हैं, ट्रैवल करा सकते हैं, जिम ज्वाइन करवा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको खुद देखना पड़ेगा बच्चे की क्या इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन एक वो पूरी बॉडी, फिजिकल, मेंटल सारी इन्वॉल्वमेंट हो उसके अंदर, तो ऑल्टरनेट चीज़। तीसरा, आप फैमिली मीटिंग करके और सब बैठ के एक रूल्स बनाएं। ये ना करें कि आपने रूल्स बनाए और बच्चे के ऊपर थोप दिए, ये ना कीजिए। आप बैठ के बात करें कि अच्छा आप क्या करना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, ऐसा होगा हमें क्या टाइम फॉलो करना है, कैसे, तो उसकी वो अपनी पढ़ाई का भी बताएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन का भी टाइम बताएगा, तो सबकी कंसेंट के साथ एक चीज़, जो ऐसी चीज़ को आगे लेकर चलना ज़्यादा आसान होता है, तो ये कीजिए। और मेरे ख्याल में चौथी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि फैमिली टाइम जो होता है ना, यानी स्क्रीन को कमरे से निकाल के आप लाउंज में ले आइए, जब आप टीवी देख रहे हैं तो वो फैमिली टाइम हो जाए। इसी तरह फैमिली एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, ताकि उसका जब बॉन्डिंग आपसे बनेगी तो फिर वो आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता एंजॉय करना शुरू करेगा। तो जो 2 घंटे वहाँ से रिड्यूस हुए वो आप अपने साथ दें, और अपना फ़ोन भी उस टाइम पे रख दीजिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो डिसोसिएट विद योर डिवाइस, और बच्चों के साथ आपका एक वापस बॉन्ड दोबारा डेवलप होना शुरू। थैंक यू सो मच सरवत फॉर शेयरिंग सच इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। मेरा देखने वालों से एक सवाल है जिसका आप 10 सेकंड में जवाब सोच सकते हैं कि आपने कभी देखा है, बहुत छोटे अगर आपने कभी बच्चे देखे हों या अपने सराउंडिंग में कोई देखा हो जो किताबी कीड़ा जिसको हम कहते हैं, जितनी वो किताबें पढ़ता था फिर आपको एक दिन अंदाजा हुआ कि उसकी आईसाइट वीक हो गई। सो जो आईसाइट वीक होती है वो करीब की होती है या दूर की होती है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, जो आईसाइट वीक होती है वो दूर की होती है।
उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि जितना मसल्स आप अपनी बॉडी का कोई यूज़ करते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो बॉडीली मसल्स हो, जितने ज़्यादा आप यूज़ करते हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और जो मसल्स आप यूज़ नहीं करते वो कमज़ोर या वीक हो जाते हैं। जब हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्क्रीन की हो, चाहे पॉर्न की हो, बहुत सारे मशवरे जो सरवत ने आपको दिए, उसके साथ जो एक चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो डिसिप्लिन है। देखिए, ज़्यादातर लोग जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, मेरे और आपके समीत, वो तब करते हैं जब हम 5 मिनट के लिए फ़ोन लेकर बैठे और हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब 1 घंटा गुजर गया। सो अगर आप डिसिप्लिन के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आपके रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपको पता हो कि आपने इस टास्क के बाद आगे क्या करना है, और थोड़ा-सा ये चीज़ को हमें रिफ्लेक्ट बैक करना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं और एंटरटेनमेंट क्या है, ताकि हम अपनी क्रिएटिविटी को भी उसी तरह से इस्तेमाल कर सकें, ताकि वो स्ट्रेंथन हो, ना कि दिन ब दिन हमारे एंटरटेनमेंट वाला पार्ट या माइंडलेस स्क्रॉलिंग वाला पार्ट तो मजबूत होता जाए और जो क्रिएटिविटी है, जो रियल लाइफ कनेक्शन और कम्युनिकेशंस हैं, वो कहीं कमज़ोर ना पड़ते जाएँ। मॉमकास्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी इस वीडियो को अपने इर्द गिर्द पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, एडल्ट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे और आपके घर में जितने बच्चे हैं वो सारे हमारी जिम्मेदारी हैं। और जैसे हमने इस वीडियो में कहा कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, सो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इन आने वाले बच्चों की मोरालिटी के ऊपर, सोशल वैल्यूज़ के ऊपर और कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें। और इसी के सिलसिले की एक कड़ी हमारी ये बहुत छोटी सी कोशिश है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।